आर्य कुछ नहीं बोल पाया, बस दर्द में तड़पते हुए रोता रहा। उसकी ऐसी हालत देखकर कायम की रूह कांप उठी। तभी वैष्णवी जी अंदर आते हुए बोली, कुंवर कायम, इन्हें पित्त हुए हैं, अभी अभी उल्टियाँ की हैं, वो भी पीली। हमें तो डर है कि कहीं। कायम तुरंत बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, ही इज फाइन, हम अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फाइन। कायम ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, अर्थ का ध्यान रखना, जब तक सो रहा है तब तक ठीक है, और अगर कथ्या उठे तो उसे अब बता देना, हमसे बात करवा देने एक बार। फाइन। कायम आर्य को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इस समय आर्य बेड पर लेटा हुआ था। कायम का हाथ पकड़कर सिसक रहा था। डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, कुछ उल्टा सीधा खाया था आपने? कायम, घर पर तो इन्हें खिचड़ी, फीके पोहे, उपमा, सूजी और दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खिलाते। डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग हुआ है, कुछ तो गलत खाया है, अब इनसे ही पूछिए। कायम आर्य के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, आर्य, कल स्कूल में क्या खाया था? आज तो आप गए नहीं थे। आर्य अपनी उंगली चबाते हुए बहुत कुछ बोला जिसे डॉक्टर समझ ही नहीं पाए, लेकिन कायम सब समझ गया और चिंतित होकर बोला, इसने परसों का वासी पिज्जा खाया है जो स्कूल से टिफिन बॉक्स में भरकर घर पर लेकर आया, पता नहीं कब खा लिया। डॉक्टर हैरानी से बोला, तो क्या घर पर जब ये आता है तब इसका टिफिन बॉक्स चेक नहीं होता? और फिर ऐसी कौन सी स्कूल है जिसमें इतने छोटे बच्चों को पिज्जा लाने की परमिशन मिल रही है? स्कूल में तो रूल्स होते हैं कि टिफिन में क्या लेकर आएंगे बच्चे, जाहिर सी बात है आप भी अपने बच्चों को टिफिन में कुछ अच्छा ही देते होंगे, तो फिर पिज्जा? ये जहर है, जहर, इतने छोटे बच्चों के लिए तो क्या बड़ों के लिए भी। ध्यान रखिए मिस्टर राणा, बच्चा बहुत छोटा है आपका, इतनी सी उम्र में फूड पॉइजनिंग हो गई। अब कायम चिंतित होकर अपने बेटे को देखने लगा जो अब शांत होकर आराम से अपनी उंगली चबाते हुए गाना गा रहा था। कायम ने उसकी उंगली मुंह से बाहर निकालते हुए कहा, ध्यान तो बहुत रखते हैं लेकिन कभी कभी लापरवाही हमसे भी हो जाती है, लगता है घर पर किसी ने इनका टिफिन बॉक्स चेक नहीं किया होगा। और दूसरी बात है कि हमारे दोनों बेटे हम सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, हम इन तक पहुंचते हैं इससे पहले ही ये दोनों कांड कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे, आप बस जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। फाया। डॉक्टर मुस्कराते हुए आर्य को बिठा देते हैं और प्यार से बोले, दर्द हो रहा है आपको? आर्य, तोला तोला, थोड़ा थोड़ा। कायम और डॉक्टर मुस्कुरा दिए, डॉक्टर, ये तोला तोला भी जल्दी ठीक हो जाएगा, बस आगे से ओनली घर का खाना खाओगे तो चलो, प्रोमिस करो। आर्य डॉक्टर के हाथ पर अपना नन्हा सा हाथ रखकर उत्साह से बोला, प्रोमिस। कायम प्यार से उसे देखे जा रहा था और कुछ देर बाद अपने बेटे को लेकर घर पर लौट आया। वैष्णवी जी वहीं हॉल में टहल रही थी और कायम आर्य को देखकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ हमारी लाडली को? ये ठीक तो है ना? इतना पेट दर्द क्यों हो रहा था? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? बोले ना कुंवर कायम, हमें चिंता हो रही है। कायम अपनी गोद में लटके आर्य को देखते हुए बोला, फूड पॉइजनिंग हुआ है, टिफिन में पिज्जा लेकर आया था ये स्कूल से। वैष्णवी जी, हे भगवान, जब हमने इन दोनों का टिफिन बॉक्स देखा था तो वो खाली था। कायम, अरे तो आप जानती नहीं है क्या इन दोनों को? रिश्ते में हम इनके बाप हैं लेकिन असल में ये दोनों हम सबके बाप हैं। नजरें हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। अच्छा, अब आप इनकी माँ को कुछ मत बताना वरना वो हमसे लड़ाई करेगी कि हमारे पीछे हमारे बेटे का ध्यान नहीं रखा। बड़ी मुश्किल से मानी है वो मैडम, अब वापस रूठ गई तो हम पागल हो जाएंगे। फाया। ये सुनते ही वैष्णवी जी हंसते हुए बोली, आप सच में हमारे कुंवर कायम ही है ना? ग्रिन। कायम, क्यों शक्ल बदल गई है या आवाज? फाया। वैष्णवी जी, हरकतें बदल गई हैं। कहाँ सबको डराने वाले राजा जी आज खुद डरे हुए हैं। वाह, मान गए कथ्या बिन्नी को। ग्रिन। कायम, हम उनसे डरते नहीं हैं, हम बस लड़ाई से बचते हैं। आधा दिमाग ऑफिस में खराब होता है, बचा कूचा ये दोनों कर देते हैं और ऊपर से फिर उन राठौड़ों की बेटी से लड़ाई हो जाए तो हम खाली हो जाते हैं। माफ करे, शांति ही भली जीवन में। फाया। वैष्णवी जी हंसने लगी। तभी कायम के कानों में एक मीठी और तीखी आवाज आई, अच्छा तो हम अशांति के दूत हैं। ये सुनते ही कायम ने आर्य को कसकर पकड़ लिया और तुरंत अपनी बाई तरफ देखा तो सोना रानी सिर पर पल्लू लिए खड़ी अपनी आंखें छोटी करके कायम को घूर रही थी। कथ्या को देखते ही आर्य कायम की गोद से उतरकर सीधा उसके पैरों से लिपट गया और बोला, सोना, माई सोना, गोदी ले लो। कथ्या ने आर्य को गोद में लिया और कायम की तरफ बढ़ने लगी। राणा सरो एकदम चुप हो गए थे और उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगे कि कहीं वापस गुस्सा तो नहीं हो गई। कथ्या उसके पास आकर खड़ी हुई और कायम की आंखों में देखते हुए बोली, तो हमारी सासू माँ से हमारी बुराई कर रहे थे आप? कायम, पागल नहीं है हम जो ऐसा करेंगे। फाया। वैष्णवी जी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, अच्छा अब हम सोने जा रहे हैं, आर्य को दे दीजिए हमें। आर्य तुरंत कथ्या के सीने से चिपक कर बोला, नो नो नो, सोना के पास सोऊंगा। कथ्या, माँ सा, इसे हमारे पास रहने दीजिए, आप सो जाइए। स्माइल। वैष्णवी जी ने हाँ कहा और अपने कमरे में सोने चली गई। तभी कायम बोला, चली हम भी सो जाते हैं, कितनी देर हो गई है।
कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, क्या बोल रहे थे आप मासा से कि हम आपसे लड़ाई करते हैं? अच्छा, हम आपसे लड़ाई करते हैं तो आप क्या दूध के धुले एक पवित्र इंसान है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई लड़ाई खोर है तो वो सिर्फ आप हैं। आए बड़े हमारी बुराई करने वाले हम ही पागल हैं जो आपकी बुराई नहीं करते। कायम ने कथ्या की ठोड़ी को पकड़ लिया और उसके गाल दबाते हुए बोला, अभी बताओ क्या कितनी बुराई करती हैं आप? हमारी सगी माँ से सब पता है हमें क्या क्या कहती हैं आप उनसे हमारे बारे में कि एक लंबेश्वर, खड़ूस, गुस्सैल राणा, तेज और चालाक, काली आंखों वाले महाशय, चिक चिक करने वाले, ज्ञानी और भी पता नहीं क्या क्या बोली हैं आप हमारे गुणगान करते हुए, वो भी हमारी सगी माँ से। फाया ये सुनते ही कथ्या झेप गई और आर्य के गाल को चूमते हुए बोली, चलो बाबू हम सोने जाते हैं, नन्ही आ रही हैं। कथ्या भागने लगी। ये देखकर कायम उसके पीछे तेजी से आते हुए बोला, ए रुको रुको, अब कहाँ भाग रही? उदयपुर एक्सप्रेस, रुको जवाब तो दो। फाया कायम कथ्या के पीछे पीछे आ रहा और वो आगे आगे भागे जा रही थी। ये देखकर आर्य हंसने लगा, खिलखिलाते हुए तालियां बजाने लगा। कुछ देर बाद नन्हा सा आर्य बेड के बीचों बीच लेटा हुआ था और उसके एक तरफ कथ्या और दूसरी तरफ कायम लेटे हुए थे और दोनों उसके गाल को सहला रहे थे। कायम और कथ्या असीम प्रेम से अपने नन्हे से अंश को देखे जा रहे थे जो बड़ी मासूमियत से छत पर घूम रहे पंखे को देखकर अपनी उंगली गोल गोल घुमा रहा था। कायम ने कथ्या को बता दिया कि आर्य के साथ क्या हुआ था। कथ्या अब और चौंकना रहने वाली थी इन तीनों के लिए। कायम और कथ्या अपने बेटे को देखे जा रहे थे, तभी आर्य बोला, पापा सोना को भी किसी दो। ये सुनते ही कायम अपनी आकर्षक मुस्कान और जुनूनी निगाहों से कथ्या को देखते हुए बोला, बेटा आपकी सोना ने तो हमसे सब कुछ ले लिया है, अब इन्हें और क्या ही दे। फायर कथ्या के गाल लाल हो गए और वो कायम को चुप रहने का इशारा करने लगी तो कायम ने उसे आंख मारते हुए कहा, अच्छा अगर आप चाहते हो तो हम आपकी मम्मा को एक बार और किसी दे देते हैं, आई डोंट माइंड। फायर इतना कहकर कायम कथ्या के पास आने लगा तो वो हंसते हुए तुरंत बेड से उठ गई और पीछे हटते हुए बोली, अरे क्या कर रहे हो इसके सामने? कायम बेड से उठकर उसके पास आते हुए बोला, इसमें क्या हुआ, किसी ही तो दे रहे हैं कुछ और। कथ्या अरे चुप करो, क्या क्या बोलते रहते हो आप। कायम उसके और निकट आने लगा और वो पीछे हटती जा रही थी और ये सब देखकर बेड पर बैठा आर्य खुशी से तालियां बजाने लगा और पापा 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 सोना 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 चिल्लाने लगा। कायम कथ्या के पास आ ही गया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बेड पर आकर बैठ गया। आर्य उन दोनों के एक साथ गले लग गया और कूदने लगा। वो तीनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वहीं नन्ही परी काया पालने में लेटी थी, उसकी आंख खुल गई और जैसे तैसे करके वो पालने में बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बेड पर बैठे उन तीनों को देखने लगी। उसने अपने नन्हे से हाथों को पालने के स्टैंड पर रखा और पालने से बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था और वो तड़पने लगी क्योंकि सामने उसे कायम दिख रहा था, हंसता मुस्कुराता हुआ। अब बस उसे किसी भी कीमत पर अपने पापा के पास जाना है, उनका प्यार लेना है और उनके पूरे गाल को चूम चूम कर गीला करना है। नन्ही सी काया पूरी मेहनत करने लगी पालने से बाहर आने की, लेकिन उससे नहीं हो पाया तो उस गोल मटोल सी बच्ची ने रोनी सूरत बना ली और धीरे धीरे सिसकने लगी एकटक कायम को देखते हुए। जब कायम का ध्यान उस पर नहीं गया तो वो बुरा मान गई और मुंह फाड़ कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अपनी बच्ची की आवाज सुनते ही दीवाना पापा बेचैन हो गया और तुरंत उसके पास आकर उसे अपनी गोद में लेने लगा तो काया नाराज होकर धड़ाम से लेट गई और बस रोती रही और दुनिया भर की नाराजगी और शिकायत लिए कायम को देखती रही। ये सब देखकर कथ्या ने गहरी सांस ली और आर्य को लेकर लेटते हुए बोली, चलो हम दोनों सो जाते हैं, इन दोनों पिता पुत्री का तो नाटक चलता रहता है, आओ आओ कल स्कूल भी जाना है। कथ्या आर्य को लेकर सोने चली गई। वहीं कायम ने 15 मिनट तक उस लड़की को मनाया, तब जाकर वो उसकी गोद में आकर सीधा उसके सीने से चिपक कर उसके गले में मुंह घुसाकर उसके पूरे गले को चाट कर काट कर गीला करने लगी और अभी भी सिसक रही थी, मैडम मिनी सोना। कायम ने उसे ढेर सारा प्यार किया, उसके नखरे उठाए, उसके बाद जाकर वो नखरीली थोड़ा सा मुस्कुराई और अब वो सोने के मूड में नहीं थी। उसे तो खेलना है पापा के साथ, लेकिन पापा ने तो आज बहुत मेहनत की है तो उन्हें सोना है, लेकिन लाडली बेटी को कैसे मायूस कर सकते हैं, तो बस उसे लेकर बाहर लॉन में आ गए और लॉन की सीढ़ियों पर बैठकर उसे अपनी जांघ पर बिठा दिया। काया अपना मनपसंद काम करने लगी, अर्थात अपनी नन्ही सी हथेली को गौर से देखने लगी। न जाने उसे क्या दिखता है अपनी हथेली में। कायम उसे प्यार से देखते हुए बोला, काश ये समय यहीं पर ठहर जाए और आप कभी बड़ी न हो और इसी तरह हमारी गोद में बैठकर अपनी हथेली देखती रहो, काश ऐसा हो सकता। फाया इतना कहकर कायम ने उसकी हथेली को चूमा और असीम प्रेम से उसे देखता रहा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और अब पूरे 4 महीने बीत गए और आज का शुभ अवसर सबके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ था। आज काया पूरे 1 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन घुटनों के बल तो घोड़े की स्पीड से चलने लगी थी और पूरे दिन बस बिना मतलब के चिल्लाना, चीखना, अर्थ और आर्य के पीछे पीछे चलना, उनकी नोटबुक्स के पेज फाड़ देना, उनके बाल खींचना, गलती करके खुद ही रोने लग जाना।
मासूम बनना ये सब करती रहती हैं। सुबह के 10 बज रहे थे लेकिन कथयम सदन में हंगामा मचा हुआ था। शाम को काया की बर्थडे पार्टी थी जिसमें केवल परिवार के लोगों को बुलावा था, लेकिन तैयारी धूमधाम से चल रही थी। वही अर्थ अपने हाथ में एक बुक लिए लर्न करते हुए हॉल में इधर उधर टहल रहा था। मासूम सा बच्चा जो अभी केवल 4 साल का है, अभी से इतनी पढ़ाई करने लगा है। अर्थ आराम से पढ़ रहा था, कविता दोहरा रहा था। तभी लॉबी के दूसरे नंबर वाले कमरे का दरवाजा खुला तो बदमाश और नन्ही सी काया खुशी से झूमते हुए घुटनों के बल चलते हुए तेजी से बाहर निकल आई और चीखते हुए बोली, भा भा आ। स्माइलिंग फेस उसे जाते हुए देख दरवाजे पर खड़ी कथ्या गहरी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, ये 10 मिनट हमने कैसे निकाले हैं, इसके साथ हम ही जानते हैं। कथ्या ने एक नज़र मुख्य द्वार को देखा जहां पर गार्ड खड़ा था। कथ्या ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं काया अपने भाइयों को ढूंढते हुए हॉल में आए। तभी उसे अर्थ दिखा जो इधर उधर टहल रहा था। अर्थ को देखते ही काया की नटखट आंखों में चमक आ गई और वो चहकते हुए तेजी से उसके पास आकर बैठ गई। अपनी छोटी बहन को देख अर्थ झुका और उसकी ललाट चूमते हुए बोला, काया जाओ। काया ने उसकी जीन्स पकड़ ली और बोली, नो नो नो। अर्थ उससे दूर होकर अपनी कविता पढ़ने लगा और बदमाश काया उसके पीछे पीछे चलने लगी। जहां वो जाता वहीं वो घुटनों के बल उसके पीछे पीछे जाती है। ये देखकर अर्थ को गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, आ सोना। पाउटिंग उसके इतना कहते ही कथ्या ने रूम का दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोली, चुपचाप रहो, चिल्लाओ मत, ये घर है कोई सब्जी मंडी नहीं। अर्थ उससे डरते हुए बोला, काया को भगाओ, हमको स्टडी करना है। कथ्या बाहर आई और काया को देखा है अर्थ के पैरों के पास बैठी उसकी पैंट चबा रही थी। ये देखकर कथ्या ने उसे पकड़कर खड़ा किया और चलाते हुए अपने साथ ले गई। काया अपने नन्हे नन्हे पायल पहने कदमों से ठुमक ठुमक चलते हुए वहां से चली गई। कथ्या ने काया को उसकी वॉकर में बिठाया और बोली, कितनी बदमाश हो गई हो, पापा के प्यार ने बिगाड़ दिया है आपको। अब चुपचाप यही रहना, तब तक हम आपकी ड्रेस रेडी करते हैं। हमारी गुड़िया आज परी बनेगी, केक काटेगी। डॉट ऑ माई क्यूटी, थ्रोइंग किसेस। काया खुशी से चहक उठी और वॉकर से चलते हुए कथ्या के पास आकर उससे चिपकने लगी। कथ्या उसकी ड्रेस रेडी कर रही थी और वो बोली, मम माँ माँ मम्मा। स्माइलिंग फेस कथ्या, हाँ बेबी हाँ, बस एक बटन लगा दूं, उसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे, जय जय करेंगे, फिर शाम को आपका जन्मदिन मनाएंगे। थ्रोइंग किसेस। काया जय जय सुनते ही खुशी से तालियां बजाने लगी और हाथ जोड़कर बैठ के साइड टेबल पर रखी ईश्वर की तस्वीर को देखकर जय जय करने लगी। कायम ने अपने तीनों बच्चों को आस्तिक और सच्चा भक्त बना दिया था और यही सबसे बड़ी बात है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उन्होंने कितने महान और उच्च कोटि के धर्म में जन्म लिया है। एक ऐसा धर्म को अपने जयकारे के अंत में सदैव संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। परम ब्रह्म शिव से। कथ्या अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी काया उसका मोबाइल लेकर स्क्रीन पर हाथ रखकर बोली, पापा पापा पापा। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही कथ्या का मुंह उतर गया और आंखें भर आई। उसने देखा काया कायम की तस्वीर देखकर खुशी से चहक उठी थी और कायम को पुकार रही थी। कथ्या भी कायम की तस्वीर देखते हुए तड़प से बोली, अब बस बहुत हो गया राणा सा, इस बार तो आपने हद पार कर दी है। कथ्या, हाँ बेबी हाँ, बस एक बटन लगा दूं, उसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे, जय जय करेंगे, फिर शाम को आपका जन्मदिन मनाएंगे। थ्रोइंग किसेस। काया जय जय सुनते ही खुशी से तालियां बजाने लगी और हाथ जोड़कर बेड के साइड टेबल पर रखी ईश्वर की तस्वीर को देखकर जय जय करने लगी। कायम ने अपने तीनों बच्चों को आस्तिक और सच्चा भक्त बना दिया था और यही सबसे बड़ी बात है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उन्होंने कितने महान और उच्च कोटि के धर्म में जन्म लिया है। एक ऐसा धर्म को अपने जयकारे के अंत में सदैव संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। परम ब्रह्म शिव से। कथ्या अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी काया उसका मोबाइल लेकर स्क्रीन पर हाथ रखकर बोली, पापा पापा पापा। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही कथ्या का मुंह उतर गया और आंखें भर आई। उसने देखा काया कायम की तस्वीर देखकर खुशी से चहक उठी थी और कायम को पुकार रही थी। कथ्या भी कायम की तस्वीर देखते हुए तड़प से बोली, अब बस बहुत हो गया राणा सा, इस बार तो आपने हद पार कर दी है। कथ्या की आंखें नम हो गई और वो अपनी बेटी की ड्रेस को रेडी करने लगी। कुछ देर बाद वो काया का हाथ पकड़कर उसे चलाते हुए रूम से बाहर निकल आई और हॉल में आते ही बोली, अर्थ आर्य आओ, पूजा का समय हो रहा है। कथ्या के इतना कहते ही अर्थ और आर्य अपने बेडरूम से भागते हुए कूदते हुए बाहर निकल आए। आर्य ने सीधा काया को अपनी गोद में उठा लिया और अर्थ ने कथ्या का हाथ पकड़ लिया और वो चारों पूजा कक्ष में चले गए। कुछ देर बाद काशवी अपना बड़ा सा पेट पर हाथ रखकर पूजा कक्ष के पास आकर खड़ी हुई थी। हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रतिमा को देखने लगी। अर्थ की नजर जब उस पर पड़ी तो वो बाहर आया और एक चेयर खींचते हुए लेकर आया और बोला, काशु सीट। काशवी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई और अर्थ का गाल चूमते हुए बोला, माई लिटिल बेबी,
थ्रोइंग किसेस अर्थ ने भी उसको फ्लाइंग किस दी और पूजा कक्ष में अपनी माँ भाई और बहन के पास आकर बैठ गया। कथा ने पूजा शुरू कर दी। तभी एक हैंडसम सा आदमी, लंबा चौड़ा, जिसने ब्लू कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना हुआ था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और ललाट पर आ रहे थे, अपने कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अपने चप्पलों को बाहर दूर खोला और पूजा कक्ष के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। बगल में चेयर पर बैठी काशवी के सिर पर हाथ रख और बोला, कैसी है हमारी जान? काव्यांश को देखते काशू मुस्कुराते हुए बोली, एकदम ठीक है। और देखिए, अर्थ हीरो ने हमारे लिए चेयर लाकर रखी है, कितना ध्यान रखता है वो हमारा, आप नहीं रखते? काव्यांश उसका गाल खींचते हुए बोला, उसको ये सब सिखाया हमने ही है, तो वो करे या हम करें एक ही बात होती है। भतीजा है वो, हमारा खून दौड़ रहा है उसके अंदर, हमारे गुण ही आएंगे उसके अंदर। काशवी मुंह बनाने लगी और काव्यांश मुस्कुराते हुए उसे देखते रहा। 2 महीने पहले ही काव्यांश का पैर ठीक हो गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि कायम अपने सगे भाई के लिए 50 किलोमीटर दूर स्थित एक मंदिर में अपने घर से पैदल गया था बिना चप्पल के, ताकि उसका भाई जल्दी से ठीक हो जाए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अब हमारे ईश्वर की असीम कृपा तो सारा संसार जानता है, तो बस वही असीम कृपा हुई, चमत्कार हुआ और कायम के मन्नत ने अपना असर दिखाया। इसके अलावा एक्सरसाइज, दवाया, इन सब ने भी अपना असर दिखाया और काव्यांश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसने एक बात हमेशा के लिए गांठ मार ली थी कि भले ही उसके पिता की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन उसके सर से पिता का हाथ कभी नहीं गया, क्योंकि जाते हुए उसके पिता ने उसके बड़े भाई को उसके लिए छोड़ दिया था, जो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। काव्यांश सिर्फ कायम से प्यार नहीं करता बल्कि सम्मान करता है, उसे पूजता है, उसका दीवाना है उसका, क्योंकि ऐसा बड़ा भाई बहुत भाग्य से मिलता है। कथ्या ने ज्योत जलाई। तभी काया उस ज्योत में अपना हाथ डालने लगी। तभी अर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नो 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 काया, आपको जलेगा ताती ताती। ये सुनते ही नन्ही सी काया ने डर से अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, ताती ताती। फेयरफुल फेस। सब लोग मुस्कुरा दिए और कथ्या ने आरती शुरू की। सच्ची श्रद्धा और भावुकता से वो ईश्वर की प्रतिमा देखते हुए अपने मन में बोली, अब आप ही बताएं हमारी क्या गलती है जो वे ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? आप तो सब जानते हैं ना, आपसे क्या ही कहे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आज के दिन उन्हें भेज दीजिए ताकि उनकी ये दीवानी बेटी खुश हो जाए। प्लीज भगवान, इस छोटी सी बच्ची की मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। ये जीती है तो अपने पापा के लिए, मुस्कुराती है तो अपने पापा के लिए, और आज इसके जीवन का इतना बड़ा दिन है। आज ये पूरी 1 साल की हो गई है और आज के दिन ही इसके पापा यहाँ पर नहीं है, सुबह से ढूंढ रही है उन्हें। महल के एक एक कोने में जाकर पापा पापा कहती रहती हैं। कई घंटे तक बाहर लॉन में बैठी रहती हैं, इंतजार करती हैं कि अब पापा आएंगे, लेकिन होता क्या है, वही हमेशा का नाटक। हम उनसे कुछ नहीं कहते, शायद ही यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आप उनसे कहिए, उन्हें समझाइए, उनके सपने में जाकर उन्हें डराइए और तुरंत घर पर भेजिए। लगता तो नहीं है और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो हमें अंधा विश्वास है उसका अच्छा परिणाम दे दीजिए और उन्हें वापस भेज दीजिए। हम हमारी मुस्कान और खुशियों के लिए नहीं कह रहे, हम हमारी बच्ची के लिए कह रहे हैं। कथ्या ने गहरी सांस ली और आरती की थाल से ज्योत का ताप लेकर सबसे पहले ईश्वर की ओर किया। उसके बाद काया के सिर पर ज्योत का ताप लगाया और फिर दोनों बेटों के। तभी काया बोली, पापा, आ पापा। ये सुनते ही कथ्या की आंखों से आंसू बह गया, जिसे देखकर अर्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, पापा बाहर गए काया। इतना कहकर अर्थ ने ज्योत का ताप लेकर कथ्या के सिर पर लगाया और वहां से चला गया। ये देखकर कथ्या बोली, अर्थ रुकिए। अर्थ जाते हुए बोला, सोना, आई डोंट लाइक योर टीयर्स। वो वहां से चला गया और कथ्या उसे देखती रह गई। तभी काव्यांश बोला, भाभी सा, दूसरे कायम सिंह राणा है हमारा अर्थ, बहुत प्यार करता है आपसे। कथ्या, उतना ही अधिक गुस्सा भी करता है, जो कि सही नहीं इतनी सी उम्र में। खैर आइए, आप भी ज्योत ले लीजिए। कथ्या, आर्य, जाओ भाई के पास, वो गुस्से में सामान ना फेंक दे। आर्य तुरंत वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे नन्ही सी काया घुटनों के बल चलते हुए चली गई। कुछ देर बाद कथ्या ने काशवी को हॉल में सोफे पर बिठाया और अपने पल्लू से उसके चेहरे के पसीने को साफ करते हुए बोली, डॉक्टर ने 5 दिन बाद की डेट दी है, तो कोई भरोसा नहीं, पहले भी और देरी से भी डिलीवरी का समय हो सकता है, इसलिए अब जितना ज्यादा हो सके आराम करना, अपना ध्यान रखना, चलने फिरने की जरूरत नहीं। काशवी, लेकिन जीजी सा आज तो घर में काम है और दादा सा दादी सा माँ भी घर पर नहीं है। कथ्या मुस्कुराते हुए बोले, वे तीनों वैसे भी जब जरूरत होती है तब शहर से बाहर होते हैं। वैसे भी इतने सारे वर्कर किस दिन काम आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे और देवर साहब भी तो हैं हमारी मदद के लिए। काव्यांश, हाँ आप चिंता मत कीजिए, हमने लगभग सारी अरेंजमेंट कर दी है, जिनको बुलाना था उन सबको हमने बुला दिया है, अब बस सिर्फ केक का ऑर्डर करना है और डिनर का आप देख लेना, बाकी सब हो चुका है। कथ्या का मुंह उतर गया। ये देखकर काव्यांश बोला, अरे हमारी प्यारी भाभी, आप उदास मत हुआ कीजिए, आप उदास होती हैं तो हम सबका चेहरा उतर जाता है।
कथ्या, कैसे उदास ना हो आप ही बताइए। काया का फर्स्ट बर्थडे है और उसके पापा ही घर पर नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसे तो बहुत कहते हैं कि हम अपनी बच्ची से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पूरे दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, पागलों की तरह उसे प्यार करते हैं, लेकिन आज जब उसका फर्स्ट बर्थडे है तो भी वे घर पर नहीं है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये बर्थडे भी हम सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी कोई मन नहीं है हमारा और कोई बड़ा घर पर नहीं है। पेंसिव फेस। कथ्या का उदास चेहरा देखकर काव्यांश और काशवी एक दूसरे को देखने लगी। आज का पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम के 5 बजे के आसपास कथयम सदन में ढेर सारे नन्हे नन्हे बच्चों की मस्तियां गूंज रही थी। काया के जन्मदिन पर कथ्या ने आस पड़ोस के और अर्थ आर्य के स्कूल फ्रेंड्स को निमंत्रण दिया था। हॉल को पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में गुब्बारों से सजाया गया था और चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे काया के सभी परिवार के सदस्यों के साथ। सबसे पहले पोस्टर में काया अपने पापा की गोद में थी, दूसरे में अपनी माँ की गोद में और तीसरे में अर्थ और आर्य की गोद में। इसी प्रकार बाकी सभी सदस्यों के साथ उसकी तस्वीर थी। सभी बच्चे के खेलने और एंजॉयमेंट के लिए कथ्या ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे। बच्चों की तो मौज पड़ गई थी आज। अर्थ आर्य अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। दोनों ने ही आज फॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उफ, कायम के बेटे हैं, हैंडसम तो लग ही रहे थे। वहीं काया जो अभी अभी नींद से उठी थी, बिना तैयार हुए ही बच्चों की आवाज सुनते ही खुद भी चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकल आए और अर्थ आर्य को देखते ही तेजी से उनके पास आकर अब उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। जहां वो दोनों और बाकी बच्चे जा रहे थे वहीं वो भी जा रही थी। कई बार सोफे का या टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो रही थी, लेकिन वजन अधिक होने के कारण धड़ाम से गिर जा रही थी और फिर घुटनों के बल दौड़े जा रही थी। कथ्या भी तैयार हो चुकी थी और काया को लेने कमरे से बाहर निकल आई और उसे मस्ती करते देख बोली, ये लड़की भी न, चलो थोड़ी देर व्यवस्था देख लेती हूँ। कथ्या सारी व्यवस्था देखते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकल आई, तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा टेडी बियर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही वो डर के मारे चिल्लाते हुए लड़खड़ा गई और जैसे ही पीछे की ओर गिरने लगी तभी उस टेडी बियर ने कथ्या का कोमल हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी तरफ लिया। कथ्या उसके सीने से टकराती इससे पहले संभल हुई और अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेते हुए गुस्से से बोली, ये क्या है, डरा दिया हमें। यूं अचानक से सामने कौन आता है? हे भगवान, जान निकल गई हमारी तो। उस टेडी बियर ने अपने कान पकड़ लिए, जिसे देखकर कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, किसने बुलाया आपको? चलो जाओ यहाँ से। इतने बड़े टेडी को देखकर कोई बच्चा खुश नहीं होता, उल्टा डर जाते हैं। अनअम्यूज्ड। टेडी बियर चुपचाप कान पकड़कर खड़ा रहा। ये देखकर कथ्या चिढ़ते हुए बोली, देखो भैया। कथ्या के इतना कहते ही टेडी बियर ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर कथ्या ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से से बोली, क्या है, दूर रहो न। काव्यांश वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी, भैया का गुस्सा इस बेचारे टेडी पर क्यों निकाल रही हैं आप? इसे हमने बुलाया है बच्चों के लिए और आप उसे भाई मत कहिए, इसे बुरा लगता है क्योंकि ये आपका भाई नहीं है, ये तो हम सबका टेडी बियर है। काव्यांश के इतना कहते ही टेडी बियर तालियां बजाने लगा, जिसे देखकर कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, हट, अजीब सा टेडी बियर देखकर ही गुस्सा आ रहा है, कितना लंबा है, ये बच्चे डर जाएंगे। अनअम्यूज्ड। इतना कहकर कथ्या वहां से जाने लगी और वो टेडी अपना मुंह का कवर उतारकर जुनून से उसे देखते हुए बोला, उफ, कितनी सुंदर लग रही है आज। फायर। ये सुनते ही काव्यांश बोला, हाँ लेकिन भूखी शेरनी बनी हुई है, शायद आज हमारे भाई की खैर नहीं है। अच्छा टेडी, आओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ग्रिन। काव्यांश हंसने लगा, तभी उस टेडी बियर ने उसके माथे पर एक चपत लगाई और अपना मुखौटा पहन घर के अंदर कदम रखा। काव्यांश वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी, भैया का गुस्सा इस बेचारे टेडी पर क्यों निकाल रही हैं आप? इसे हमने बुलाया है बच्चों के लिए और आप उसे भाई मत कहिए, इसे बुरा लगता है क्योंकि ये आपका भाई नहीं है, ये तो हम सबका टेडी बियर है। काव्यांश के इतना कहते ही टेडी बियर तालियां बजाने लगा, जिसे देखकर कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, हट, अजीब सा टेडी बियर देखकर ही गुस्सा आ रहा है, कितना लंबा है, ये बच्चे डर जाएंगे। अनअम्यूज्ड। इतना कहकर कथ्या वहां से जाने लगी और वो टेडी अपना मुंह का कवर उतारकर जुनून से उसे देखते हुए बोला, उफ, कितनी सुंदर लग रही है आज। फायर। ये सुनते ही काव्यांश बोला, हाँ लेकिन भूखी शेरनी बनी हुई है, शायद आज हमारे भाई की खैर नहीं है। अच्छा टेडी, आओ, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ग्रिन। काव्यांश हंसने लगा, तभी उस टेडी बियर ने उसके माथे पर एक चपत लगाई और अपना मुखौटा पहन घर के अंदर कदम रखा। उस सुंदर से बंगले में कदम रखते ही उस टेडी ने सुकून की सांस ली और काव्यांश बोला, असली सुकून यही है टेडी, हम लेकिन मजबूरियां और जिम्मेदारियां कई बार हमें अपने सुकून से दूर कर देती हैं। फायर। इतना कहकर वो टेडी सामने देखने लगा, तभी उसे अर्थ और आर्य दिखे जो हंसते हुए खिलखिलाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उन दोनों को देखते ही वो टेडी तेजी से उनके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। इतने बड़े टेडी को देखकर सारे बच्चे उसके
इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। वही अर्थ और आर्य चुपचाप उसकी बाहों में खड़े रहे। उस टेडी ने उन दोनों को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अर्थ और आर्य उसके कान में एक साथ धीरे से बोले, पापा। ये सुनते ही टेडी ने उन दोनों को अपनी बाहों से अलग किया और हैरानी से उन्हें देखने लगा। तभी अर्थ गुस्सा होकर वहां से चला गया। टेडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जो कि हवा में ही रह गया और अर्थ वहां से जाते हुए गुस्से से बोला, माई सोना को सैड किया, आई एम एंग्री, पाउटिंग, ये सब कहते हुए अर्थ गुस्से से वहां से चला गया और उसे देखकर टेडी और काव्यांश यहाँ तक कि आर्य भी हैरान रह गया। हालांकि यह कोई नई बात नहीं थी। इन कुछ महीनों में अर्थ का व्यवहार बहुत ज्यादा बदलने लगा था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। हालांकि वो बहुत प्यारा बच्चा है। वो हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, मस्ती करता है, अभी भी हंगामा करता है और कई कांड करता है, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। और पिछले कई दिनों से वो अपनी माँ को अकेले में रोते हुए देख रहा है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसे कारण भी पता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा है, 4 साल का हो गया है, थोड़ा बहुत समझने लगा है, इसलिए उसका गुस्सा होना भी प्राकृतिक ही था। वो तो जा चुका था और उसे जाता हुआ देखकर आर्य उदासी से बोला, पापा आप आओ ना, फास्ट फास्ट। आर्य तुरंत टेडी से दूर हो गया और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। वो टेडी खड़ा हुआ और गहरी सांस लेने लगा। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, आ यू 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 ऊ आ मम मम पप। ये प्यारी सी आवाज सुनते ही उस टेडी का दिल धक धक करने लगा और वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। उस प्यारी सी आवाज का पीछा करने लगा। आगे बढ़ते हुए वो सोफे के पास आया तो वो आवाज और बढ़ गई, ऊ आ मम। टेडी और आगे आया और जब उसने सोफे के पीछे देखा तो भावुक हो गया। नन्ही सी काया जमीन पर बैठी एक पिंक कलर के गुब्बारे में अपनी छोटी सी उंगली घुसाकर उसे दबा रही थी। आंखों में चमक लिए उस गुब्बारे को देखे जा रही थी। ये सब देखकर वो टेडी तुरंत उसके पास आया और उसे अपनी गोद में लेकर कसकर अपने सीने से लगा लिया। इतने बड़े टेडी को देखकर पहले तो काया ने रोना शुरू कर दिया, डर गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो चुप होने लगी और उस टेडी के बड़े से चेहरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अब उसे रोना नहीं आ रहा था। उसने अपने छोटे से हाथ से टेडी के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, उस टेडी की नाक को खींचने लगी। वही वो टेडी उसे अपने गले लगाकर खड़ा था, उसे महसूस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, कुछ ज्यादा ही चिपकना नहीं हो रहा है हमारी बेटी के साथ? अरे यह 1 साल की है, इसके लिए टेडी बियर की जरूरत नहीं है। वो जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं उनका एंटरटेनमेंट करो, हमारी बेटी हमें दो, हमें इसे तैयार करना है। टेडी ने पीछे मुड़कर देखा तो कथ्या खड़ी उसे घूर रही थी। उस जंगली बिल्ली खूबसूरत और हसीन को देखकर टेडी ने छोटी सी बच्ची को कसकर अपने गले लगा लिया। ये देखकर कथ्या हैरानी और गुस्से से बोली, अरे अजीब दादागिरी है, अरे हमारी बेटी है ये, हमने पैदा किया है, हमें नहीं दे रहे हमारी बेटी। देवर्षा समझाए अपने इस अजीब से लंबे टेडी बियर को जो किसी भी एंगल से क्यूट नहीं है। देखकर 2-4 मुक्का मारने की इच्छा हो रही है। एक तो पहले ही हमारा दिमाग खराब है, ऊपर से यह और आ गया बिना बुलाए। अब देखो हमारी बेटी भी हमें नहीं दे रहा। एंग्री कथा का गुस्सा देखकर वो टेडी उसके पास आ गया और काया को तुरंत कथ्या की गोद में देकर सर झुकाकर पीछे हट गया। कथा मुंह बनाते हुए अपनी बच्ची को वहां से लेकर जाने लगी। नन्ही सी काया कथा की गोद में थी, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस टेडी बियर को देखकर मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी और बार बार उसके पास जाने के लिए जिद कर रही थी। लेकिन कथ्या उसे जबरदस्ती अपने साथ बेडरूम में ले गई। यह सब देखकर काव्यांश को बहुत हंसी आई, उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। वह वही सोफे पर बैठ गया, अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह हंस रहा था, तभी उसके मुंह पर एक जोरदार से तकिया आया। वह हैरान रह गया, उसे सामने देखा तो वह टेडी बियर गुस्से से उसे देख रहा था। उसने ही काव्यांश के मुंह पर तकिया फेंका था। काव्यांश तकिया को गले से लगाकर बोला, क्या हालत हो गई है आपकी? लेकिन आपकी ही गलती है, अब सुधार लीजिए, क्योंकि शेरनी बहुत ज्यादा उग्र रूप में है। लगता है आज ये भालू के जैसे दिखने वाला टेडी बेयर पूरी तरह से घायल होने वाला है। टीयर्स ऑफ जॉय। काव्यांश और जोर से हंसने लगा और वो टेडी आर्य को देखने लगा जो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। उसे सही सलामत देखकर टेडी ने चैन की सांस ली। कुछ ही देर में कथ्या रूम से बाहर आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खुशी से बोली, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और अब आ रही हैं हमारी लाडली, हमारी नन्ही परी काया। थ्रोइंग किसेस। सारे बच्चे, काव्यांश, काशवी, अर्थ और आर्य तथा वो टेडी सब एक साथ रूम के दरवाजे पर देखने लगे। तभी उन सभी को एक नन्ही सी राजकुमारी नजर आई, जिसे देखते ही टेडी की आंखें भर आई और बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काया का इतना प्यारा रूप देखकर टेडी ने अपने दिल पर हाथ रखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कथ्या को गुस्सा आने लगा और वो तुरंत बोली, क्या है? टेडी ने उसकी एक नहीं सुनी और काया को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नन्ही सी काया चहक उठी और टेडी के कान खींचने लगा, उसके गले में मुंह घुसाकर उसे काटने लगा, मस्ती करने लगी। ये सब देखकर कथ्या का दिमाग खराब होने लगा। उसने तुरंत क्वायंश की तरफ देखा तो वो झेप गया और बोला, अरे टेडी, क्यों सबको मरवा रहे हैं आप?
देखिए भाभी सा कितने गुस्से में हैं। ये सुनते ही टेडी ने काया को जमीन पर उतार दिया और तुरंत बच्चों के पास आकर खड़ा हो गया। कथ्या उसे घूरते हुए बोली, अजीब सा टेडी बेयर है, जबरदस्ती किए जा रहा है। और ये लड़की नाटकबाज कभी अपने पापा के अलावा किसी पुरुष की गोद में नहीं जाती तो उसके पास क्यों गई? काया का इतना प्यारा रूप देखकर टेडी ने अपने दिल पर हाथ रखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कथ्या को गुस्सा आने लगा और वो तुरंत बोली, क्या है? टेडी ने उसकी एक नहीं सुनी और काया को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नन्ही सी काया चहक उठी और टेडी के कान खींचने लगा, उसके गले में मुंह घुसाकर उसे काटने लगा, मस्ती करने लगी। ये सब देखकर कथ्या का दिमाग खराब होने लगा। उसने तुरंत क्वायंश की तरफ देखा तो वो झेप गया और बोला, अरे टेडी, क्यों सबको मरवा रहे हैं आप? देखिए भाभी सा कितने गुस्से में हैं। ये सुनते ही टेडी ने काया को जमीन पर उतार दिया और तुरंत बच्चों के पास आकर खड़ा हो गया। कथ्या उसे घूरते हुए बोली, अजीब सा टेडी बेयर है, जबरदस्ती किए जा रहा है। और ये लड़की नाटकबाज कभी अपने पापा के अलावा किसी पुरुष की गोद में नहीं जाती तो उसके पास क्यों गई? जमीन पर बैठी नन्ही सी काया मुस्कुराते हुए एक टक उस टेडी को देख रही थी। तभी कथ्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर हॉल की ओर बढ़ने लगी। तभी वो टेडी कथ्या के पीछे पीछे चलने लगा और नन्ही काया को फ्लाइंग किस करने लगा। ये देखकर काया चहक उठी और कथ्या की गोद में उछलने लगी। ये देखकर कथ्या तुरंत पीछे मुड़ी और उस टेडी को गुस्से से देखने लगी। टेडी झेप गया, उसने अपना सिर झुका लिया और कथ्या टेडी को लेकर हॉल के बीचों बीच आई प्यार से बोली, सो ऑल द लिटिल बेबीज, आज इस लिटिल प्रिंसेस का फर्स्ट बर्थडे है। आज लिटिल प्रिंसेस 1 ईयर की हो गई है, तो आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे और खूब सारा यमी खाना खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रिंसेस को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, उसका एंटरटेनमेंट करेंगे। ओके, थ्रोइंग किसेस। सामने खड़े सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे, अपनी जगह पर कूदने लगे, चिल्लाने लगे, मस्तियां करने लगे। घर में इतना खूबसूरत माहौल हो रहा था जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। इतने सारे बच्चों को कूदते हुए देखकर कथा की गोद में नन्ही सी काया अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाने लगी। ये देखकर कथा भावुक हो गई और उसे कसकर अपने सीने से लगाकर बोली, हमारी प्यारी सी बच्ची, आपके लिए मम्मा कुछ भी कर सकती हैं। भले ही आपके पापा को चिंता ना हो, लेकिन हमें तो है, हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कथ्या की यह बात सुनकर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा टेडी उसे घूरने लगा। तभी कथा ने इधर उधर देखा और बोली, अर्थ कहाँ पर है? आर्य कहाँ है, आपके बड़े भाई? आर्य, मम्मा। वो तो गुस्सा होकर चले गए। टेडी को देखकर बोले कि मम्मा को सैड किया, आई एम वेरी एंग्री। कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, ये टेडी कुछ ज्यादा ही बीच में नहीं आ रहा हमारी फैमिली के? अच्छा देवर साहब, काया को संभालिए, हम अर्थ को लेकर आते हैं, उसके बिना कोई मजा ही नहीं है। काव्यांश ने नन्ही सी काया को अपनी गोद में ले लिया और कथा जल्दी से अर्थ के बेडरूम की ओर निकल गई। टेडी चुप चुप कर उसके पीछे पीछे आने लगा। कथ्या ने जब रूम का दरवाजा खोला तो देखा अर्थ चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसका स्कूल बैग खुला हुआ था और वो अपना होमवर्क कर रहा था। ये देखकर कथा हैरानी से बोली, अर्थ बेटा, बस ना, इतना गुस्सा नहीं करते ना। अर्थ अपनी पेंसिल को कसकर पकड़ लिया और बोला, आई लव यू सोना। कथ्या उसके पास आकर बैठ गई और उसके चेहरे को थाम कर प्यार से बोली, आई लव यू टू बेटा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो बिग बॉय हो, आप तो आर्य और काया के बड़े भाई हो और आज इतना स्पेशल डे है और आप ही अंदर बैठे हो। अच्छा लग रहा है क्या? बाहर आपके इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं, आपकी लिटिल सिस्टर तैयार होकर आई है, इतनी सुंदर लग रही है, आपका वेट कर रही है, लेकिन आप नाराज होकर यहाँ बैठ गए हो। ये तो अच्छा नहीं लगता बेटा। अर्थ तुरंत कथा की गोद में आकर बैठ गया और उसके सीने से लगकर गुस्से से बोला, पापा क्यों नहीं आए? वाई वाई वाई। कथ्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को साफ किया क्योंकि आज उसकी बच्ची का बहुत खास दिन है। इस दिन पर वो रोना नहीं चाहती। उसने अर्थ को अपने सीने से दूर किया, उसके प्यार से चेहरे को थाम कर बोली, उन्हें काम है बेटा, इसलिए वे नहीं आए। अगर उन्हें काम नहीं होता तो आज ये सब तैयारी वे कर रहे होते, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज आप तीनों को भी संभाल रहे होते, हमें कहने की और आपको बार बार समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपके पापा आप तीनों से कितना प्यार करते हैं, कितना कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन उन्हें अर्जेंट काम है तभी तो वे नहीं आए। जब वो यहाँ पर नहीं है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आप बड़े हैं, बिग बॉय हैं, पापा ने आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो फिर यह क्या तरीका है? अर्थ मुंह फुलाते हुए बोला, ओके ओके, हमको पता है, आई लव माई पापा, बट आप रात को क्राई क्यों करते हो पापा की फोटो देखकर? लुक ऑफ ट्रायम्फ। अर्थ की ये बात सुनकर रूम के दरवाजे पर खड़े टेडी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वही कथ्या प्यार से बोली, क्योंकि आई लव योर पापा सो मच, ही इज माई एवरीथिंग, और हमें उनकी याद आ रही है इसलिए हम रो रहे थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे नाराज हैं और अब हम आपको ज्यादा नहीं समझा सकते क्योंकि बाहर सब वेट कर रहे हैं और अगर आप बाहर नहीं आए तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। ये सुनते ही अर्थ ने तुरंत कथा के मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और बोला, नो नो नो, आप एंग्री नहीं होना, हम चलेंगे।
कथ्या मुस्कुरा दी और अर्थ का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ गई। उन दोनों को जाते हुए देख वो टेडी गहरी सांस लेते हुए बोला, एक और सोना का दीवाना। लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, इन्हें मनाना होगा। फायर। टेडी आगे बढ़ गया। वही जब अर्थ हॉल में आया तो अपनी बहन को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो काव्यांश के सामने आकर सिर उठाकर बोला, काका सा, काया को दे दो, हगी करना है। काव्यांश मुस्कुराया और उसने काया को अर्थ की गोद में दिया। अपने बड़े भाई की गोद में आते ही नन्ही परी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी और अर्थ का गाल चाट कर गीला करने लगी। अर्थ उसे लेकर सबके बीच आया और बोला, ममा कथ्या, हाँ 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 बेटू, थ्रोइंग किसेस। अर्थ, सॉन्ग लगाओ न, हम सब डांस करेंगे। स्माइलिंग फेस। कथ्या स्पीकर के पास आने लगी तभी टेडी बियर वहां पर आया और हाथों के इशारे से बताने लगा कि वो म्यूजिक ऑन करेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कथ्या ने उसके हाथ पर मारा और बोली, पता नहीं हमें आपको देखते ही गुस्सा आ रहा है, ऐसा लगता है आपसे जन्मों जन्म का रिश्ता है, दुश्मनी वाला। ये सुनते ही टेडी को खांसी आ गई और वो चुपचाप पीछे हटकर कथ्या के आगे सिर झुका देता है। कथ्या बड़बड़ करते हुए म्यूजिक ऑन कर देती है और सारे बच्चे नाचने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो आर्य नाच रहा था और अर्थ काया को जमीन पर उतारकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे डांस करवाता है। तीनों बच्चों को इस तरह एंजॉय करते देख कथ्या का मन खुश हो जाता है। तभी एक बच्चा टेडी का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच लाता है और डांस करने के लिए कहता है। टेडी बच्चों के बीच में खड़ा सामने खड़ी खूंखार शेरनी को देखे जा रहा था जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी काया टेडी के पास आकर उसके पैरों से लिपट गई और उसकी गोद में आने की कोशिश करते हुए बोली, पा पा पा। ये सुनते ही टेडी हैरान रह जाता है, लेकिन अच्छा था म्यूजिक के कारण कथ्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टेडी काया को अपनी गोद में लेता है तो काया तुरंत उसके गले में मुंह घुसाकर उछलने लगती है। ये सब देखकर कथ्या का दिमाग खराब होने लगा और वो नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर टेडी ने तुरंत काया को अपनी गोद से उतारा और कथ्या के पीछे पीछे भागा। कथ्या किचन में बच्चों के लिए आइसक्रीम सर्व कर रही थी तभी टेडी भागता हुआ वहां पर आया और आगे बढ़ने लगा, तभी रुक गया और चुपचाप वापस जाने लगा। तभी कथ्या बोली, रुको न, हमें पीड़ा में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो। ये सुनते ही टेडी के कदम वहीं ठहर गए और वो हैरानी से पीछे मुड़कर कथ्या को देखने लगा। कथ्या उसके पास आकर खड़ी हुई उसके बेहद करीब, जिससे टेडी पीछे हटने लगा। तभी कथ्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा तो टेडी के रोंगटे खड़े हो गए। कथ्या उसके और निकट आकर बेचैनी से बोली, सॉरी, अपने पति का गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, लेकिन क्या करूं, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनके 3 छोटे बच्चे हैं और जवान पत्नी घर पर अकेली है। वो तो बस बिजनेस में पागल हो चुके हैं और यहाँ हम अकेले पागल हो रहे हैं, इसलिए आपका सहारा चाहिए। जिस तरह आप बच्चों को खुश कर देते हैं उसी तरह हमें भी कर दीजिए न, मिस्टर टेडी बियर। थ्रोइंग किसेस। कथ्या के इतना कहते ही उस टेडी ने गुस्से से अपनी दमदार और रौबदार आवाज में कहा, एक थप्पड़ पड़ी न उल्टे हाथ की तो सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। पाउटिंग फायर। इतना कहकर टेडी ने अपना मुखौटा हटाया और अपने असली रूप में कथ्या के सामने आया, जिसे देखकर कथ्या ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोली, महल में कदम रखते ही आपको पहचान गई थी। ये सब नाटक करके क्या साबित करना चाहते हो आप? आपको वो बेवकूफ बच्चे आपको माफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। विचार आता है आपको, आप पूरे 20 दिन बाद आए हैं, अब हमारी बारी। पाउटिंग फायर। ये सुनते ही कायम का दिल धक धक करने लगा और वो उसके पास आने लगा। तभी कथ्या गुस्से से बोली, हाथ मत लगाना हमें, कसम से भैया को कॉल कर दूंगी और चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और कायम तड़पता रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, ये तो हद से ज्यादा नाराज हो गई है, अब क्या करूं। फायर। कथ्या के इतना कहते ही उस टेडी ने गुस्से से अपनी दमदार और रौबदार आवाज में कहा, एक थप्पड़ पड़ी न उल्टे हाथ की तो सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। पाउटिंग फायर। इतना कहकर टेडी ने अपना मुखौटा हटाया और अपने असली रूप में कथ्या के सामने आया, जिसे देखकर कथ्या ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोली, महल में कदम रखते ही आपको पहचान गई थी। ये सब नाटक करके क्या साबित करना चाहते हो आप? आपको वो बेवकूफ बच्चे आपको माफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। विचार आता है आपको, आप पूरे 20 दिन बाद आए हैं, अब हमारी बारी। पाउटिंग फायर। ये सुनते ही कायम का दिल धक धक करने लगा और वो उसके पास आने लगा। तभी कथ्या गुस्से से बोली, हाथ मत लगाना हमें, कसम से भैया को कॉल कर दूंगी और चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और कायम तड़पता रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, ये तो हद से ज्यादा नाराज हो गई है, अब क्या करूं। फायर। कथ्या बाहर हॉल में आए और प्यार से बोली, चलो चलो अब सभी बेबीज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। थ्रोइंग किसेस। आइसक्रीम का जिक्र होते ही बच्चों के पैरों में तो जैसे घुंघरू ही लग गए। इतनी जोर जोर से कूदने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे। पूरे महल में बच्चों की किलकारी, उनके हंसने की, कूदने की, मस्ती करने की आवाज से गूंज रही थी, जिन्हें देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी।
काव्यांश ने सभी बच्चों को लाइन से चेयर पर और सोफे पर बिठा दिया। काशवी तो एक तरफ बैठी हुई थी और प्यार से बच्चों को देख रही थी। उसका 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। सब लोग चेयर और सोफे पर बैठे थे, लेकिन नन्ही सी काया बीचों बीच जमीन पर बैठी हुई थी, परी बनकर, और अभी भी गुब्बारे से खेल रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि अभी उसका ध्यान गुब्बारे पर था। अपने छोटे छोटे क्यूट से हाथों से उस गुब्बारे को दबा रही थी, उसको फोड़ने की कोशिश कर रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कथा ने और सर्वेंट ने मिलकर सभी बच्चों को आइसक्रीम बांट दी। कथा एक एक बच्चे को ध्यान से देख रही थी कि सब लोग आराम से तो खा रहे हैं, किसी को कोई कमी तो नहीं है। सब बच्चे मस्ती से आइसक्रीम खा रहे थे। आर्य भी मस्ती से आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को खिला भी रहे थे। हालांकि उन दोनों की एक जैसी आइसक्रीम थी, लेकिन फिर भी बांटने की आदत पड़ी हुई है एक दूसरे को। कथ्या ने अपनी बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई और उसका रसगुल्ला जैसा गाल खींचते हुए बोली, आपको आइसक्रीम नहीं खानी क्या बेबी? थ्रोइंग किसेस। काया ने अपनी उंगली दिखाए और बिल्कुल अपने बड़े भाइयों की तरह नाना कहने लगी। कथ्या मुस्कुराते हुए बोली, खा लो, थोड़ी सी खा लो, देखो आपका फेवरेट फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी। काया आइसक्रीम को देखते हुए बोली, पा। ये सुनते ही कथ्या बोली, वो यहाँ पर नहीं है और ना उन्हें आपकी चिंता है, तो उनके बारे में भूलकर केवल खुद के बारे में सोचिए और आइसक्रीम खा लीजिए, वरना इसे उठकर बाहर फेंक देंगे। कथ्या के इतना कहते ही सबके कानों में बेहद आकर्षक और शानदार मर्दाना आवाज आई, काया के पापा यही हैं। फाया। ये सुनते ही सबने पीछे की तरफ देखा तो बेहद खूबसूरत और डैशिंग मर्द कायम सिंह राणा ब्लैक 3-पीस सूट पहने अपनी काली गहरी निगाहों से कथ्या को घूर रहे थे। कथ्या उठी और जैसे ही काया के कायम को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो घुटनों के बल तेजी से भागते हुए कायम के पैरों के पास आई और उसके पैरों को पकड़कर खड़ी हो गई। कायम ने अपनी बेटी को गोद लिया और उसकी आंखों में देखते हुए असीम प्रेम से बोला, हाँ बेटा, हमारा प्यारा सा बच्चा, पूरे 1 साल की हो गई हमारी बच्ची। फाया। कायम का इस तरह प्यार से पुचकारना काया को पागल ही बना देता है। वो नई सी बच्ची की कायम की गोद में उछलने लगी, चहकने लगी और कायम के गले में मुंह घुसाकर उसे काटने और चूमने लगी। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अर्थ नाक फुलाकर बैठा आइसक्रीम खा रहा था। तभी आर्य भी अपने पापा के पास जाने लगा। तभी अर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बात नहीं करूंगा आर्य। आर्य वहीं चुपचाप बैठ गया। वही कथ्या चुपचाप खड़ी अपना फोन चला रही थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि अंदर से जल रही थी, तड़प रही थी। अपनी बच्ची को ढेर सारा प्यार करने के बाद कायम अर्थ आर्य के पास आया तो दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर कायम मुस्कुराया। उसने काया को काव्यांश की गोद में दिया और अर्थ आर्य के पास घुटनों के बल बैठकर प्यार से बोला, नाराज हो? फायर। दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कायम, बहुत ज्यादा हो। फायर। अर्थ आर्य, टू मच। कायम, कान पकड़कर सॉरी कहेंगे तो पापा को गले लगाओगे? फायर। कायम के इतना कहते ही अर्थ और आर्य तुरंत उसके गले लग गए। वो अपने पापा को कान पकड़ते हुए नहीं देख सकते थे। अपने बच्चों को अपनी बाहों में पाकर कायम ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, हमारे जिगर के टुकड़े, आपके बिना हम भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन काम पर जाना हर पुरुष का कर्तव्य होता है बेटा। मजबूरी ने आज हमें अपनी जान से भी दूर किया है। फायर। इतना कहकर कायम अपनी जुनूनी निगाहों में तड़प और तलब लिए सामने खड़ी कथ्या को देखने लगा, जो एक बच्चे का मुंह साफ कर रही थी। कायम का मन कर रहा था उसके पास जाकर उसकी बाहों में समा जाए। जिस प्रकार अपने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगाया, उसी प्रकार वो अपना सोना को भी अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है, उसे जी भर के प्यार करना चाहता है। लेकिन आज तो मैडम के तेवर कुछ अलग हो लेवल पर चढ़े हुए हैं, तो सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। कायम ने अर्थ और आर्य के गाल को चूमा और प्यार से बोला, चलिए अब हम सभी मिलकर काया का बर्थडे केक काटते हैं। फायर। अर्थ और आर्य एक्साइटेड हो गए और कायम से चिपक गए। कुछ ही देर में हॉल के बीचों बीच एक सुंदर सा पिंक कलर का टेस्टी केक रखा हुआ था। काया को गोद में लिए और अर्थ आर्य को अपने पास खड़ा किए कायम सामने खड़ी कथ्या को अपनी तड़पती हुई निगाहों से देखे जा रहा था, जो उसके सामने तक नहीं देख रही थी और वो उसके लिए तड़पे जा रहा था। नन्ही सी काया की शैतानी नजरें केक पर अटकी हुई थी और उसे तबाह करने के मूड में वो पागल हुए जा रही थी। काफी देर तक कायम सोना को देखता रहा और बोला, कथ्या, केक काटते हैं, आओ न। फायर। कथ्या ने गहरी सांस ली और उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर कायम का दिल धक धक करने लगा और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। राणा सा हुक्म नए नए प्यार में पड़े आशिक की तरह बेचैन और बेकरार होने लगी अपनी पत्नी को देखकर। कथ्या उसके पास आकर खड़ी हुई तो अर्थ ने उसे कायम के और निकट खड़ा किया और बोला, पापा के पास आओ सोना। स्माइलिंग फेस कथ्या ने मुंह बनाया और चुपचाप खड़ी रही। वो कायम के सामने तक नहीं देख रही थी और कायम उसकी आंखों से आंखें चार होने की राह पर तड़पे जा रहा था। कथ्या केक को देखते हुए बोली, अरे वाह देवर सा, कितना सुंदर केक है, मानना पड़ेगा आपकी पसंद काफी अच्छी है।
ये सुनते ही कायम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो कथ्या के पास आकर उसके कान में बोला, थैंक यू सोना रानी। फाया ये सुनते ही कथ्या उससे दूर हो गई। तभी काव्यांश बोला, भाभी सा, ये केक तो भाई सा की पसंद का है, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था। कथ्या चुप हो गई और भावहीन होकर बोली, जल्दी केक काटो, बाद में सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने घर जाएंगे। कायम, जो हुक्म हमारी रानी सा हुक्म। फाया कथ्या ने सामने तक नहीं देखा और कायम नन्ही सी काया की बेताबी देखकर बोला, अरे तूफान मेल, जरा धैर्य धारण कीजिए, ये केक आपका ही है, जो चाहो वो करना इसके साथ। फाया। काया चहक उठी और केक को देखते हुए कायम की गोद में उछलने लगी, बेकाबू होने लगी। कायम मुस्कुराने लगा और प्यार से बोला, आओ सोना, केक काटते हैं। फाया कथ्या ने अपनी नन्ही सी बच्ची का हाथ पकड़ा और तभी कायम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जुनून से उसे देखने लगा। कथ्या अपना हाथ छुड़ाने लगी और अपने दांत पीसते हुए बोली, हमने कहा था ना, हमें छूना मत वरना। कायम ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, उसकी धमकी को याद करके। अब वो केवल काया के हाथ को छू रहा था। उन तीनों ने मिलकर केक कट किया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्य ने नाचना शुरू कर दिया। कथ्या ने चमचे ने थोड़ा सा केक लिया और अपनी बच्ची के मुंह की ओर बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे माई लिटिल बेबी गर्ल, थ्रोइंग किसेस। काया ने एक बार में ही पूरी चम्मच चाट ली, जिसे देखकर कायम और कथ्या चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगे और कथ्या ने उससे अपनी नजरें हटाकर चमचे में और केक लिया और अपने बेटों को खिलाने लगी और बोली, आर्य, अब आप अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर बाहर गार्डन में जाओ, खेलो, खूब मस्ती करो, अब तो छाव आ गई होगी, आज सबका डिनर वहीं होगा, जाओ। और हाँ अर्थ और आर्य, कोई भी गड़बड़ हुई तो ये आपकी टांगे तोड़कर पेड़ पर उल्टा लटका दूंगी, याद रखना। दोनों ने हाँ कहा और अपने सभी दोस्तों को लेकर बाहर चले गए। तभी कायम ने एक गार्ड को इशारा किया तो वो उनके पीछे पीछे चला गया। उन पर नजर रखने के लिए कथ्या और काशवी काकीसा के साथ रसोई में चले गए और कायम काया को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया। काव्यांश, डील फाइनल हो गई भाई सा। कायम काया का मुंह साफ करते हुए बोला, हो भाई, हो गई, और कैसे हुई है ये हमारा जी जानता है। फायर। काव्यांश, भाई सा, इस बार बहुत दिन लग गए आपको बाहर, मतलब 20 दिन बाद आप आए हैं, सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही कायम किन्हीं ख्यालों में खो गया और रहस्यमय तरीके से बोला, सब ठीक है और नहीं हुआ तो हम कर देंगे। फायर। काव्यांश कुछ समझा नहीं, तभी कायम का फोन बजने लगा। काव्यांश, काया को हमें दे दीजिए भाई सा। कायम काया को अपने भाई की गोद में छोड़कर अपने बेडरूम में चला गया और सीरियस होकर बोला, व्हाट द हेल इज दिस। अब हम बाहर नहीं है, घर आ चुके हैं, तो सोच विचार कर कॉल किया करो, समझो थोड़ा। फायर। कायम ने कॉल कट किया और जैसे ही मुड़ा तो सामने खड़ी कथ्या को देखकर दंग रह गया और बोला, सर सोना। कथ्या कमरे में आए और अलमारी से कुछ सामान निकालते हुए बोली, हमें कुछ नहीं जानना, जानती हूँ हमारे अलावा किसी और से प्यार कर नहीं सकते, और कोई बड़ी बात होगी तो अब हमें नहीं जाननी, आप खुद संभाल लो, हम घर और बच्चे संभालते हैं। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अपना फोन स्क्रीन दिखाते हुए बोला, अब क्या करूं बताओ, पागल हो गई है ये, इसे कुछ समझ आता ही नहीं है, इसके कारण लेट हुआ हूं, वरना अपनी बेटी से इतने दिन दूर रह सकता हूं क्या। फायर। कथ्या ने कायम का फोन पकड़ा और उसे जोर से बेड पर फेंकते हुए गुस्से से बोली, बेटी बेटी बेटी, बस यही कहना आता है आपको, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ में, आई जस्ट हेट यू खड़ूस आदमी। फायर। गुस्से में लाल कथ्या कायम को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई और कायम बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, उफ, ये जलन अपनी ही बेटी से ये दर्शाती है कि कितना प्यार करती हो आप हमसे, मजा आएगा आज रात जब आपको पता चलेगा कि हम। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर कायम बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। कायम ने कॉल कट किया और जैसे ही मुड़ा तो सामने खड़ी कथ्या को देखकर दंग रह गया और बोला, सर सोना। कथ्या कमरे में आए और अलमारी से कुछ सामान निकालते हुए बोली, हमें कुछ नहीं जानना, जानती हूँ हमारे अलावा किसी और से प्यार कर नहीं सकते, और कोई बड़ी बात होगी तो अब हमें नहीं जाननी, आप खुद संभाल लो, हम घर और बच्चे संभालते हैं। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अपना फोन स्क्रीन दिखाते हुए बोला, अब क्या करूं बताओ, पागल हो गई है ये, इसे कुछ समझ आता ही नहीं है, इसके कारण लेट हुआ हूं, वरना अपनी बेटी से इतने दिन दूर रह सकता हूं क्या। फायर। कथ्या ने कायम का फोन पकड़ा और उसे जोर से बेड पर फेंकते हुए गुस्से से बोली, बेटी बेटी बेटी, बस यही कहना आता है आपको, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ में, आई जस्ट हेट यू खड़ूस आदमी। पाउटिंग। फायर। गुस्से में लाल कथ्या कायम को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई और कायम बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, उफ, ये जलन अपनी ही बेटी से ये दर्शाती है कि कितना प्यार करती हो आप हमसे, मजा आएगा आज रात जब आपको पता चलेगा कि हम। फायर स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहकर कायम बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। काया की बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से हुई।
काया ने आज इतनी मस्ती की जिसकी कोई सीमा नहीं थी और अंत में पार्टी पूरी होने से पहले ही नन्ही परी अपने पापा की गोदी में निन्नी ले रही थी। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे, अब घर में केवल परिवार वाले ही थे। अर्थ आर्य काशवी के पास आकर बैठ गए और उसके पेट पर हाथ रखकर बेबी से बातें करने लगे। बेबी को बताने लगे कि आज उन्होंने कितना एंजॉय किया। काव्यांश भी वहीं आकर बैठ गया। दूसरी कायम नन्ही परी को गोद में लिए बाहर लॉन में खड़ा था और सामने खड़ी कथ्या को देखे जा रहा था और गार्ड को समझाते हुए बोली, ये थोड़ा अलग बच्चा है, इसे तो इसके घर के अंदर जाकर इसकी मम्मी के हवाले ही छोड़कर आना ठीक, वरना भाग जाता है। गार्ड ने हाँ कहा और आखिरी बचे बच्चे को अपने साथ ले गया। सबके जाते ही कथ्या ने गहरी सांस ली और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, बजा ली बैंड कमर की, अब लेटना पड़ेगा। कथ्या के इतना कहते ही कायम उसके बेहद करीब आकर उसके कान में बोला, कमर की असली बैंड तो रात को हम बजाएंगे सोना। फायर ये सुनते ही कथ्या तुरंत उससे दूर हो गई और बोली, सोचना भी मत, पास भी मत आना और कुछ करना भी मत, हंगामा खड़ा कर दूंगी। कायम उसे कातिल निगाहों से देखते हुए बोला, हाय गुस्सा करते हुए भी कितनी हॉट लग रही हो, ओफर लगता है आज रात बिना नशे के भी हमसे गलती हो ही जाएगी और आप गर्भ धारण कर लेंगी। फायर ये सुनते ही कथ्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कायम को घूरते हुए वहां से चली गई। कायम मुस्कुरा दिया और अपनी नींद में सो रही बच्ची को लेकर घर के अंदर चला गया। रात के 10 बजे अर्थ और आर्य को काकीसा के पास सुलाने के बाद कथ्या अपनी बच्ची को सुला देती है और जल्दी से खुद भी सोने चली जाती है। उसे नींद भी आ जाती है। रात के 12:30 बजे कथ्या बेड पर गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसकी कमर पर कायम की उंगलियां चलने लगी जिससे वो नींद में हिलने लगी। कायम उसके बेहद करीब आकर उसके ब्लाउज की डोर खोलने लगा, तभी कथ्या की आंख खुल गई और वो कायम से दूर होने लगी। तभी वो बोला, मदहोशी से बोला, सो रही थी क्या? फायर कथ्या नहीं, भरतनाट्यम कर रही थी। कायम उसके बेहद आकर्षक आकर उसकी पीठ पर अपनी नाक रगड़ते हुए मदहोशी से बोला, भरतनाट्यम अच्छी बात है लेकिन हम आपको एक अलग सा डांस करवाते हैं, आइए। ये सुनते ही कथ्या शर्म से पानी पानी हो गई और कायम से दूर होते हुए हुड़बड़ाते हुए बोली, सो जाए हैं, हमें नींद आ रही है। कायम उसके और निकट आते हुए बोला, हे सोना, ऐसे हकला क्यों रही हो, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं किया है। फायर कथ्या की तो हालत खराब होने लगी और वो कुछ कहती इससे पहले ही कायम ने अपना रुमाल उसके मुंह पर बांध दिया। ये देखकर कथ्या तो दंग रह गई क्योंकि अब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कायम एक और रुमाल निकाला और कथ्या के दोनों हाथों को बांध दिया। कथ्या तो दंग रह गई कि ये कायम कर क्या रहा है। वो जोर जोर से अपने पैरों को हिलाने लगी, तभी कायम ने एक दुपट्टे से उसके दोनों पैरों को बांध दिया। अब कथ्या पूरी तरह से बंध चुकी थी, न हिल पा रही थी, न बोल पा रही थी, बस गुस्से और डर से कायम को देखे जा रही थी। कुछ ही देर में कायम रूम से बाहर निकल आया और उसके कंधे पर कथ्या झूल रही थी। इधर उधर देखने लगी कि कोई तो आओ और बचा लो, क्योंकि मेरा पति ही मेरा किडनैप करके मुझे कहीं ले जा रहा है। कायम ने कथ्या को कार की बैक सीट पर पटक दिया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, नखरे दिखाती हो न तो देखो आज कैसे आपके एक एक नखरे का हिसाब होगा। फायर छोटा सा भूत। कथ्या को अजीब सा डर लगने लगा कि ये कायम को हुआ क्यों है, वो ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो उसका अपना पति कायम है जो न जाने कथ्या से कैसी दुश्मनी निकाल रहा है, उसे इस तरह से किडनैप करके अपने साथ न जाने कहां पर ले जा रहा है। पहले तो कथा को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे से लग रहा था कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि सीरियस है। कायम के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी और वो ऐसा क्यों कर रहा है। रोमांस करने के आज तक कायम ने हजारों तरीके अपनाए हैं, लेकिन ये पहली बार था और बहुत डरावना था जिससे कथा को मजा नहीं आ रहा था बल्कि डर लग रहा था। ना वो बोल पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी, बस अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो नाकाम हो रही थी क्योंकि कायम ने रुमाल कसकर बांधा था और मुंह पर भी रुमाल बांधा हुआ था जिस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। अब उसका डर बढ़ने लगा था। वही कायम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और तुरंत वहां से ले गया। ये देखकर कथा घबराते हुए अपने मन में बोली, ये क्या हो गया, इन्हें नाराज हमें होना चाहिए, गुस्सा हमें करना चाहिए, लेकिन ये अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो भी इतनी रात को, और ऐसे कौन लेकर जाता है अपनी पत्नी को, इन्हें शर्म नहीं आती, हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे और हमें उठाकर लेकर जा रहे हैं। कहीं राणा सा के रूप में कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया है भगवान। नहीं नहीं, हम भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहरूपिया वगैरह कुछ नहीं होता, ये है तो हमारा पति ही, क्योंकि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन हरकतें हमारे पति जैसी नहीं है। अब हम क्या करें, हमारा मोबाइल भी घर पर रह गया और मोबाइल साथ में होता तो क्या ही उखाड़ लेते, हाथ तो काम कर नहीं रहे। कथ्या बैक सीट पर पड़ी हिले जा रही थी लेकिन कुछ फायदा नहीं था। कायम तेजी से ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहे थे जो आज से पहले कभी नहीं दिखे।
आधे घंटे बाद कार रुक गई तो कथ्या ने चैन की सांस ली और इधर उधर देखने लगी। तभी कायम कार से बाहर निकल आया और बैक सीट का दरवाजा खोलकर कथ्या के पास आकर बैठ गया और अपनी काली गहरी और तेज नजरों से कथ्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, अब कैसे बचोगी, क्या करोगी, किसे बुलाओगी मदद के लिए, क्योंकि आज तो तुम गई। कथ्या कायम सिंह राणा। छोटा सा भूत फायर। कायम के बोलने का तरीका और उसके मुख से निकले शब्द सुनकर कथ्या के होश उड़ गए। कायम कभी उसे तुम कहकर नहीं बुलाता, तो आज क्या हुआ और वो इस तरह क्यों बात कर रहा है। कथ्या को अब डर लगने लगा, उसकी हालत खराब होने लगी और वो तड़पने लगी, हाथ पैर हिलाने लगी। तभी कायम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींचकर बिठाया और उसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर कातिल मुस्कान लिए बोला, बस इसी तरह डर कर रहो, हमसे झुक कर रहो, हमारे आगे कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही हो हमसे डरते हुए। बहुत तेवर दिखा रही थी आज हमें, चिल्ला रही थी, हमारा फोन तक फेंक दिया। इतने पर लग गए हैं तुम्हारे, तो आओ आज एक एक करके सब कुछ काटता हूँ। छोटा सा भूत फायर। डर के मारे कथ्या की हालत खराब हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बुरी तरह से अपने हाथ पैर हिलाने लगी। तभी कायम ने उसके मुंह से रुमाल हटा दिया और कथ्या गहरी सांस लेने लगी और घबराते हुए बोली, ये क्या हो गया है आपको, ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, सच सच बताना हुआ क्या है। राणा सा, हम आपसे नाराज नहीं थे, हम तो मजाक कर रहे थे, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें घर जाना है। क्राइंग। कायम बेहद डरावने तरीके से हंसने लगा और बोला, अब तो घर तभी जाओगी जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पूरे 20 दिन की तड़प एक बार में ही निकालेंगे और कोई बचाने नहीं आएगा उदयपुर की इस ऊंची और सुनसान पहाड़ी पर। छोटा सा भूत फायर। कथ्या के तो पसीने छूट गए और वो कांपते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप, पागल हो गए हैं क्या आप, होश में नहीं हो क्या। देखिए राणा सा, अगर आप मजाक कर रहे हैं, हालांकि आप कभी ऐसा मजाक नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मजाक कर रहे हैं तो बस अब इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत रोना है, हमें अभी के अभी घर जाना, हमें हमारे बच्चों के पास जाना, हमें आपके पास नहीं रहना। क्राइंग। कायम उसके बेहद करीब आने लगा। तभी कथ्या पीछे हटने लगी तो कायम ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, किससे डर लग रहा है आपको, जब सामने आपका पति ही बैठा है। छोटा सा भूत। कथ्या, आपसे डर लग रहा है, प्लीज घर चलो। क्राइंग। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने उसके निचले होंठ को काटा और बोला, हम ही आपका घर हैं, हम ही आपका सब कुछ है। छोटा सा भूत फायर। इतना कहकर कायम कार से बाहर निकल आया और कथ्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर खींचने लगा। कथ्या अब रोने लगी, डरने लगी और कायम उसे बाहर निकाल लाया। आसपास का माहौल देखकर कथ्या की आत्मा कांप उठी। चारों तरफ अंधेरा था, जंगलों के बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे जिनमें से जानवरों की आवाजें आ रही थी। आसमान में केवल चांद चमक रहा था जिसकी रोशनी नीचे खड़े कायम के चेहरे पर पड़ रही थी और वो जितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था उतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कायम का चेहरा देखकर कथ्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भाग गई। ये देखकर कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कथ्या अब देखो हम क्या करते हैं। पाउटिंग फायर। इतना कहकर कायम तेजी से उसके पीछे पीछे भागने लगा। डरती घबराती कथ्या चारों तरफ भागते हुए आगे बढ़ गई। तभी उसे अंधेरे में एक बड़ी सी बस खड़ी दिखी। वो तुरंत उस बस के अंदर चढ़ गई और दरवाजा जैसे ही बंद किया तभी कायम वहां पर आया, जिसे देखकर कथ्या ने जल्दी से बस का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और अपनी आंखें बंद करके तेज तेज सांस लेने लगी। उसने सुकून की सांस ली और पीछे मुड़ी तो डर के मारे जोर से चिल्लाई, क्योंकि सामने सीट पर राणा सा हुकुम अपनी शान और रौब से अपनी टांग पर टांग रखकर बैठे उसे ही देख रहे थे। कायम अचानक ही बेहद आकर्षक और खतरनाक तरीके से मुस्कुराया, जिसे देखकर कथ्या की हालत पतली हो गई। दिख रहे थे जिनमें से जानवरों की आवाजें आ रही थी। आसमान में केवल चांद चमक रहा था जिसकी रोशनी नीचे खड़े कायम के चेहरे पर पड़ रही थी और वो जितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था उतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कायम का चेहरा देखकर कथ्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भाग गई। ये देखकर कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कथ्या अब देखो हम क्या करते हैं। पाउटिंग फायर। इतना कहकर कायम तेजी से उसके पीछे पीछे भागने लगा। डरती घबराती कथ्या चारों तरफ भागते हुए आगे बढ़ गई। तभी उसे अंधेरे में एक बड़ी सी बस खड़ी दिखी। वो तुरंत उस बस के अंदर चढ़ गई और दरवाजा जैसे ही बंद किया तभी कायम वहां पर आया, जिसे देखकर कथ्या ने जल्दी से बस का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और अपनी आंखें बंद करके तेज तेज सांस लेने लगी। उसने सुकून की सांस ली और पीछे मुड़ी तो डर के मारे जोर से चिल्लाई, क्योंकि सामने सीट पर राणा सा हुकुम अपनी शान और रौब से अपनी टांग पर टांग रखकर बैठे उसे ही देख रहे थे। कायम अचानक ही बेहद आकर्षक और खतरनाक तरीके से मुस्कुराया, जिसे देखकर कथ्या की हालत पतली हो गई। वो डर के मारे कांप रही थी। तभी कायम अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी मसलते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कहा था न कथ्या, तुम हमसे बच नहीं सकती हो, क्योंकि अपने नाजुक फूल जैसे पैरों को इतनी तकलीफ देती हो। चुपचाप हमारे पास आकर समर्पण कर दो, दर्द की मात्रा कम होगी वरना। छोटा सा भूत फायर।
कायम के इतना कहते ही कथ्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और भागने लगी। तभी कायम ने उसकी कमर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और सीधा बस की सीट पर पटक दिया। कथ्या की तो हालत खराब हो गई और कायम उसके ऊपर आने लगा। तभी कथ्या अपने हाथों से उसे धक्का देने, चीखने चिल्लाने लगी, बार बार बस यही बोली, नहीं 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 नहीं, ब्लू इट। कथ्या के इतना कहते ही उसके गाल थपथपाते हुए कायम हैरानी और चिंता से बोला, ए सोना, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना, उठो, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? फायर। ये सुनते ही कथ्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कायम अपनी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और स्नेह लिए उसे देखे जा रहा था और वो तो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। कथ्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो पागलों की तरह कायम के चेहरे पर हाथ फेरने लगी, डरने लगी, कांपने लगी। उसकी ऐसी हरकतें और हालत देखकर कायम का दिमाग गर्म हो गया। वो उसके ऊपर से हट गया और उसके ललाट को सहलाते हुए बोला, फिर से कोई बुरा सपना देखा आपने? फायर। कथ्या ने उसका हाथ खुद से दूर किया और जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, आप न अब हमसे दूर ही रहना। ये सुनते ही कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्यों, हमने क्या कर दिया? सपना आप देखती हो और सजा हमें क्यों? फायर। कथ्या बाथरूम की ओर बढ़ते हुए तेज तेज सांस लेते हुए बोली, क्योंकि इस बार जो आपने किया था वो माफी के लायक नहीं। कायम ने तकिए को कसकर पकड़ा और उसे पीछे से देखते हुए बोला, बताओ क्या किया इस बार हमने? आपके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए? फायर। कथ्या बाथरूम के अंदर आए और दरवाजा बंद करके घबराते हुए बोली, वही करने जा रहे थे लेकिन आंख खुल गई हमारी। ये सुनते ही कायम गुस्से से बोला, कथ्या, दिमाग खराब मत करो हमारा, फालतू के सपने आप देखती हैं और सजा हमें देती हो। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हम यहाँ चुपचाप आधे घंटे से आपके पैर दबा रहे हैं ताकि आपको आराम मिले और आप फालतू की बातें किए जा रही थी नींद में तो भी हमने चुपचाप सुना। चलो कोई बात नहीं, फिर आप हद कर रही हैं, खुद सपना देखकर हमें सजा देकर जा रही हैं। चुपचाप बाहर आकर हमसे बात कीजिए। हमने आपके लिए सरप्राइज रेडी किया, उसके लिए हम आपको ले जाना चाहते लेकिन आप अजीब हरकतें कर रही हो। फायर पाउटिंग सरप्राइज का नाम सुनते ही कथ्या डर गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया और जोर से बोली, हमें आपके साथ कहीं नहीं आना राणा सा। भले ही सपने में हुआ लेकिन जो हुआ ना वो बहुत डरावना था। इसके बाद हम आपके साथ अकेले तो नहीं रह सकते। अब हमें अपने पति से ही डर लग रहा है। कोई सरप्राइज नहीं चाहिए हमें, हमने आपको माफ कर दिया है। अब हम बिल्कुल भी नाराज नहीं है। आपको 20 दिन क्या 2 महीने और कहीं रहने जाना हो तो रहकर आइए, लेकिन प्लीज हमें किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करना। क्राइंग। ये सुनते ही कायम ने तकिए को जोर से जमीन पर फेंक दिया और बेड से उठते हुए गुस्से से बोला, अब बहुत हो गया, अभी बताता हूँ। पाउटिंग फायर। इतना कहकर कायम तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गया और ये देखकर कथ्या डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी कायम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती बाथरूम से बाहर लेकर आया। कथ्या तड़पने लगा, उछलने लगी, लेकिन कायम की ताकत के आगे सब बेकार था। कायम ने उसे पकड़ बेड पर बैठाया और वो उठने लगी। तभी कायम ने उसके अपना हाथ दिखाते हुए गुस्से से कहा, एक थप्पड़ पड़ेगा सोना, बैठो चुपचाप और जो हम कर रहे हैं करने दो। पाउटिंग फायर। कथ्या चुपचाप बैठी रही। तभी कायम ने अलमारी से एक बैग निकाला और उसे कथ्या के पास लाकर खुद उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और बैग में से एक अनोखी पायल निकाली, जिसे देखते ही कथ्या की आंखों में चमक आ गई। कायम उस पायल को देखकर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर जुनून से बोला, ये हमने खास करके लाखों रुपए देकर आपके लिए बनवाई है। ऐसे इंडिया में सिर्फ 2 पीस है, एक हमने नष्ट करवा दिया और दूसरा आपके लिए ले आए। अब जाहिर सी बात है हमारी सोना इस दुनिया में सबसे अलग है तो उनके हर सामान भी सबसे अलग होने चाहिए। जैसा आपके पास है वैसा किसी और के पास नहीं हो सकता। इसलिए ये अनोखी पायल अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक जोड़ी है और वो आपके पैरों में होगी। फायर। कथ्या की आंखें नम हो गई अपने पति को देखकर, जो कितने प्यार से उसे पायल पहना रहा था। कथ्या के फूल जैसे कोमल पैरों में पायल पहनाते हुए कायम उसके पैरों को थोड़ा अलग तरह से छूने लगा, जिससे कथ्या सिहर उठी और बेड से उठकर जाने लगी। तभी कायम ने उसके पैर पकड़ लिए और बच्चों की तरह उसके पैरों से लिपट कर बोला, नो नो नो, आप ऐसे नहीं जा सकती। फायर। ये देखकर और सुनकर कथ्या तो हैरान रह गई। उसे हंसी आई कि कायम बिल्कुल तीनों बच्चों की तरह कर रहा था। कथ्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सख्ती से बोला, बिग राणा बेबी, हम आपसे नाराज हैं, इसलिए हमसे दूर रहिए वरना पनिशमेंट मिलेगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ये सुनते ही कायम खड़ा हुआ और मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, पनिशमेंट मिलेगी? नो नो नो, ऐसा मत करना। हमें तो अर्थ, आर्य और काया की मम्मा से कुछ चाहिए। एक्चुअली हमें तो भूख लगी है, दूध पीना है। फायर। कायम के इतना कहते ही कथ्या से कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगी। हंसते हुए वो सोफे पर पसर गई और बस हंसते रही। वहीं कायम उसे सच्ची शिद्दत और जुनून से देखे जा रहा था।
कथ्या बस हंसे जा रही थी, अपने पेट पर हाथ रखकर उसे कायम की हरकतों पर इतना प्यार आ रहा था, इतनी हंसी आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। कायम उसके सामने खड़ा उसे दीवानों की तरह देखे जा रहा था। तभी कथ्या को एहसास हुआ और वह रुक गई। जो उसके सामने देखा तो कायम बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दिया, लेकिन कथ्या ने उसे देखकर मुंह बनाया और बोली, पायल के लिए थैंक यू, और जो आपने हमें 20 दिन परेशान किया उसके लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और जैसे ही घुटनों के बाल बैठने लगा तभी कथ्या उसके पास आई और तुरंत उसके हाथ पकड़कर बोली, ऐसे मत कीजिए राणा सा, हम ये सब नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह घुटनों पर बैठना, हमारे पैर पकड़ना, हमसे माफी मांगना, ये सब हमें अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अरे आप हमारा सुहाग हो, हमारे सर का ताज हो, इस तरह से पैरों में अच्छे नहीं लगते आप। लेकिन 20 दिन तक शहर से बाहर रहना सच में राणा सा हद होती है। हम जानते हैं आपके ऊपर बहुत सारा लोड पड़ गया अचानक से, क्योंकि देवर साहब तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, उन्हें ऑफिस ज्वाइन करने में टाइम लगेगा और काशवी भी ऑफिस नहीं आ पा रही, हम समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह 20 दिन तक अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहना कैसा लगता है आपको? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो अच्छा है कि अर्थार्य अब इतना परेशान नहीं करते, लेकिन आपकी बेटी बहुत परेशान करती है। आपको पता है इन 20 दिनों में रोज सुबह उठते ही वो पूरे दिन घर के एक एक कोने में जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखते हुए बोलती, पापा पापा पापा। उसे ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी आ जाएंगे, और जब वो ऐसा करती तो रोना आ जाता है। वो बहुत प्यार करती है आपसे, पागलों की तरह प्यार है उसे आपसे। क्राइंग। कायम ने कथ्या के चेहरे को थाम लिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, और आप कितना प्यार करती हैं हमसे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आपके प्यार से फर्क पड़ता है। फायर। कथ्या कायम से दूर होने लगी तभी कायम ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गले में मुंह घुसाकर मदहोशी से बोला, बताओ ना कितना प्यार करती हो हमसे। फायर। कथ्या कायम की छुअन से मदहोश होते हुए बोली, हमें आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कायम, हम फिर भी सुनना चाहते हैं। कथा तो सुनो, हम आपसे इतना प्यार करते हैं जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर समे हुए हैं, उनसे भी कई गुना अधिक प्रेम करते हैं हम आपसे। फायर। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने उसे पकड़कर सीधा दीवार से भिड़ा दिया और खुद उसके बेहद करीब आकर उसके दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दीवार में दबाते हुए जुनून से बोला, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आप नाराज मत हुआ कीजिए, हम पागल हो जाते हैं। फायर। कथ्या कायम की आंखों में अपने लिए जुनून और शिद्दत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे किस सरप्राइज की बात कर रहे थे अर्थ के पापा? कायम कातर मुस्कान लिए बोला, हाँ हाँ सब रेडी ही है, उससे पहले थोड़ा हमें चार्ज होना है, तो क्या हम थोड़ी छेड़खानी कर ले आपके साथ, थोड़ा सा खिलवाड़ कर दे हमारी सोना के साथ। फायर। कथ्या बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दी और कायम को खुद से दूर करके नखरे दिखाते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। कायम दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था तभी कथ्या ने उसे देखते हुए अपने तन से पल्लू हटा दिया और धड़ाम से लेट गई। उफ, ये देखते ही कायम ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा दिया और अपने पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में कथ्या ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जिनमें से असीम सुख की आंसू बह गए। एक और खूबसूरत और हसीन रात इन दोनों के प्यार के नाम हो गई। अगले दिन सुबह 7 बजे ही कायम ने कथ्या की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अपने साथ बाहर लॉन में ले आया। लॉन की सीढ़ियों खड़ी कथ्या हैरानी से बोली, क्या करने वाले हैं आप? आंखों से पट्टी हटाओ न, हमें देखना है। कथ्या के इतना कहते ही उसकी आंखों के आगे से पट्टी हटाई और जैसे ही कथ्या ने सामने देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो हैरानी से कायम को देखने लगी। तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, आज के दिन हमने आपको पहली बार देखा था, याद है या भूल गई अजीब सी लड़की? फायर। कथ्या अपने सिर पीटते हुए बोली, कल सुबह तक याद था लेकिन आज भूल गई। कायम, कोई बात नहीं, वैसे भी उस दिन केवल हमने आपको देखा था, तो ये दिन हमारे लिए खास है, तो हमारी तरफ से आपको ये उपहार, आपकी पसंदीदा रेड कलर रेंज रोवर कार। फायर। उस रेड रेंज रोवर कार को देखकर कथ्या खुशी से बोला, ड्राइव हम ही करेंगे। कायम, अब आपकी कार है तो आप ही करेगी, लेकिन बच्चों को लेकर नहीं प्लीज। फायर। कथ्या मुंह बनाते हुए बोली, खुद पर शक है आपको? जब कायम सिंह राणा ने हमें ड्राइविंग सिखाई है तो संदेह किस बात का? कायम उसका चेहरा थाम कर प्यार से बोला, हमारी किस्मत का, समझ रही हूं ना? फायर। कथ्या प्यार से बोली, हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, हम अकेले जाएंगे इस कार में बहुत दूर तक। स्माइल। कथ्या के मुंह से ये सुनकर कायम एक नजर उसने देखने लगा। तभी अर्थ और आर्य नींद से उठे और भागते हुए बाहर आए। नई कार को देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दोनों कार से लिपट कर कूदने लगे। कायम और कथ्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी कायम के कंधे पर किसी का छोटा सा हाथ आया और कान में मासूम आवाज, पा पा पा।
ये सुनते ही कायम ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली और मुड़कर देखा तो नैनी की गोद में नन्ही सी काया उबासी लेते हुए अपने पापा को देख रही थी। कायम ने जब अपनी बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए उसे देखा तो वो चहक उठी और उसकी गोद में आने के लिए उछलने लगी। कायम ने उसे अपनी गोद में लिया और सामने देखा तो कथ्या और अर्थ आर्य तीनों मिलकर कार का एक एक कोना चेक कर रहे थे। कायम उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी कथ्या चुटकी बजाते हुए बोली, आइडिया, हम सब आज ही इस कार में घूमने जाएंगे। अर्थ आर्य एक साथ बोले, ये पिकनिक। स्माइलिंग फेस अर्थ आर्य ने कथ्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगे। सुबह सुबह की खुशी शाम को तकलीफ में बदलने वाली थी, लेकिन अंदाजा किसी को नहीं था। कुछ देर बाद कुरियर से कुछ सामान आया जिसे देखकर कथ्या कॉल पर बात करते हुए बोली, ठीक है मासा, हम सबको आज ही बांध देंगे। कथ्या ने कॉल कट किया तो सामने बैठा कायम बोला, क्या है ये? कथ्या, कुलदेवी माता के कलावे हैं मासा ने हम सबके लिए भेजे हैं, कहा है कि इन्हें पहनकर ही बाहर जाना है। कायम, सबसे पहले खुद को और तीनों बच्चों को बांधो। फायर। कथ्या ने हाँ कहा। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेज पार्ट 491। फायर काशवी का बच्चा कथ्या के लिए बेच इन फायर। कुछ देर बाद कुरियर से कुछ सामान आया जिसे देखकर कथ्या कॉल पर बात करते हुए बोली, ठीक है मासा, हम सबको आज ही बांध देंगे। कथ्या ने कॉल कट किया तो सामने बैठा कायम बोला, क्या है ये? कथ्या, कुलदेवी माता के कलावे हैं, मासा ने हम सबके लिए भेजे हैं, कहा है कि इन्हें पहनकर ही बाहर जाना है। कायम, सबसे पहले खुद को और तीनों बच्चों को बांधो। फायर। कथ्या ने हाँ कहा। कथ्या ने सबसे पहले कलावा काशवी की कलाई पर बांधा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको हर बुरी बला से बचाएं और आपके बच्चे को उसकी बड़ी मम्मा की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्माइल। इतना कहकर कथ्या ने काशवी के पेट पर हाथ रखा तो बच्चे ने लात मारी। ये देखकर काशवी की आंखों से आंसू बह गए और कथ्या हैरानी से बोली, अरे इसमें रोने की क्या बात है? बच्चा तो हर बार आपको लात मारता है और आज ही अपनी बड़ी मम्मा को महसूस करके लात मार रहा है। स्माइलिंग फेस। कथा की बात सुनकर काशवी घबराते हुए बोली, आज बच्चे की लात कुछ अच्छी नहीं लगी जीजी, न जाने क्यों बहुत अजीब लग रहा है। सब ठीक तो होगा ना? कहीं बच्चा आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहता? कथ्या उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोली, सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हम सबके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उस परम ब्रह्म पर विश्वास रखिए, वे सदैव हमारे साथ है। और यह छोटा सा बेबी अपनी बड़ी माँ से कह रहा है कि अब बस जल्दी से हम बाहर आ जाए ताकि हमें आप सबका प्यार मिले। उतावला हो रहा है आपका बच्चा बाहर आने के लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बाकी सबको भी कलावा बांध देते, आप थोड़ी देर सो जाइए। कथ्या वहां से जाने लगी तभी काशवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कथा उसकी तरफ मुड़ी और प्यार से बोली, क्या हुआ कशवी, इतनी बेचैन क्यों है आप? काशवी ने कथ्या का हाथ चूमा और बोली, आप बस हमारे पास रहो, कहीं मत जाओ। कथ्या, हाँ हाँ मैडम, हम सभी को कलावा बांध कर आपके पास आते हैं। स्माइलिंग फेस। कथ्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से चली गई। काशवी उसे देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। कथ्या ने बाद में काव्यांश, अर्थ, आर्य और काया को भी कलावा बांध दिया। कथ्या एक कलावा लेकर इधर उधर देखते हुए बोली, जिन्हें सबसे पहले पहनाना चाहिए वो महाशय कहाँ है? काकी सा हॉल में आए और जमीन पर बैठी खेलती काया को अपनी गोद में लेकर बेडरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुंवर सा, ऊपर स्टडी रूम में गए हैं, हम काया को सुला देते हैं। कथ्या ने हाँ कहा और बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए तेजी से भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गई और सीढ़ियों पर भी भागने लगी छोटे बच्चों की तरह। वो भागे जा रही थी तभी उसके कानों में बेहद दमदार और आकर्षक आवाज आई, आराम से आओ, गिरी तो बेड पर पटक पटक कर हालत खराब कर दूंगा। फायर। ये सुनते ही कथ्या झेप गई और धीमी गति से आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखा तो राणा सा हुकुम उसे घूरते हुए वापस स्टडी रूम में चले गए। कथ्या बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए ऊपर आई रूम का दरवाजा खोला और अंदर आकर इधर उधर देखने लगी और अपनी मीठी मीठी आवाज में बोली, ओ महारे धनी सा, कटे गया महारे सामने आओ। ग्रिन। कथ्या के इतना कहते ही उसके कानों में बेहद आकर्षक आवाज आई, सामने कोनी आउन लारे देख महारी सोनारी। फायर। सामने नहीं आऊंगा, पीछे देख मेरी सोनारी। राजस्थान में कई बार किसी को और अधिक प्रेम से पुकारने के लिए उसके नाम के पीछे डी लगा देते हैं, जैसे जिया नाम है तो प्यार से जिया डी, उसी प्रकार सोना को सोनारी। ये सुनते ही कथ्या हंसने लगी और जैसे ही पीछे मुड़ी तभी कायम ने उसके चेहरे को थाम कर तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उफ, दीवानगी और जुनून से वो कथ्या के होठों का रसपान करने लगा, उस पर हावी होते हुए उसे पीछे धकेलने लगा। कथ्या ने कायम के कंधों पर अपने हाथ लपेट लिए, अब वो भी अपने पति का साथ देने लगी। कायम ने उसे धकेलते हुए अपनी स्टडी टेबल पर बिठा दिया और उसके ऊपर हावी होने लगा। धीरे धीरे कथ्या उसे धक्का देने लगी, लेकिन कायम कहाँ मानने वाला था। उसने और ताक लगाकर उसके होठों को काटना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर बाद खुद ही रुक गया और दोनों तेज तेज सांस लेते हुए एक दूसरे की ललाट आपस में मिला लेते हैं। कायम ने कथ्या की ललाट को चूमा और प्यार से कहा, कैसे भागे जा रही थी बच्ची, कहीं की गिर जाती तो। फायर। कथ्या कायम की नाक हल्के से काटते हुए बोली, तो आप हमारी सेवा करते। सच कह रहे हैं, आपसे सेवा करवाने का आनंद ही अलग होता है। उफ, जब हम बीमार पड़ते हैं आप किस प्रकार पूरे दिन हमारी सेवा सत्कार में लग जाते हैं, मजा ही आ जाता है। कायम उसके होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, सेवा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए। फायर। कथ्या, अच्छा तो चलिए आज आप हमारी एक बात मानिए। कायम सिर झुकाकर आदर से, आदेश दीजिए रानी सा। फायर। कथ्या, आज रेंज रोवर हम ड्राइव करेंगे और आप बच्चों को लेकर हमारे साथ बैठेंगे। कायम सीरियस होकर बोला, सोना, हम जानते हैं आप अच्छी ड्राइविंग करती हैं बेटा, लेकिन आज मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, घर पर रहते हैं न हमारी छुट्टी का घर पर फायदा उठाते हैं हम पांचों मिलकर। फायर। ये सुनते ही कथ्या टेबल से उतर गई और उदासी से बोली, ठीक है जैसा आप कहें, लाइए हाथ दीजिए, कलावा बांध देती हूँ। कायम मुस्काते हुए उसकी थोड़ी को हौले से पकड़ कर बोला, अरे हमारी जान तो उदास हो गई, अच्छा चलेगे बस। फायर। कथ्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत कायम के गले लगकर बोली, गर्व है हमें स्वयं पर जो आप जैसे को फंसा देते। ग्रिन। कायम ने उसकी कमर पर जोर से चिमटी काटी तो वो हंसने लगी और कायम से दूर होकर बोली, अब कलावा बांध दूं। कायम, पहले हम आपको बांधेंगे उसके बाद हमें आप। फायर। कायम उसके हाथ से एक कलावा लेकर कथ्या की कोमल कलाई में बांधने लगा। कथ्या हैरानी से बोली, अरे इतना टाइट क्यों बांध रहे हो और इतनी गांठ क्यों? कायम, ताकि ये कभी खुले ही ना और आप हमेशा सुरक्षित रहे। फायर। कथ्या कायम के चेहरे को देखते हुए प्यार से बोली, कायम सिंह राणा के होते हुए कथ्या को कभी कुछ नहीं हो सकता। स्माइलिंग फेस। कायम उसकी कोमल कलाई चूमते हुए बोला, हाँ ये बात तो सच है। चलिए अब कर लीजिए एक दिन की पिकनिक की तैयारी, हम आपके भाई साहब को कॉल कर देते हैं कि ले आए अपनी फैमिली को साथ में चलेंगे। फायर। ये सुनते ही कथ्या खुशी से बोली, सच में आप भाई सा बात करेंगे? कायम उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, हाँ सोना, रिश्तों में ज्यादा दिन की दूरी नहीं होनी चाहिए। वे हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। वे हमारे बड़े, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए आज हम सामने से उन्हें फोन करेंगे और इनवाइट करेंगे। वैसे भी हम अपना स्वभाव जानते हैं, कुछ खास अच्छा स्वभाव नहीं है हमारा, और एक भाई होने के नाते उन्हें बुरा लग गया जो कि हम समझ सकते हैं। फायर। कथ्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोपहर के 2 बजे के आसपास खाना खाने के बाद सब लोग कथ्यम सदन के लॉन में इकट्ठे हो गए। 2 लग्जरी कार तैयार थी। कायम, काव्यांश और जयसिंह आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी स्वरा बोली, सुनिए आज हम और कथ्या एक कार में जाएंगे और आप जमाई और बच्चे दूसरी कार में। ये सुनते ही कायम ने तुरंत कथ्या की तरफ देखा तो वो मासूम सा चेहरा बनाने लगी, जिसे देखकर कायम अपने मन में बोला, 100 मासूमों को कच्चा खा जाए ऐसी पत्नी है हमारी, पता नहीं ये क्या नया सीखा है, हमें इनके पास बैठना है। फायर। जयसिंह, मैडम पहाड़ी रास्ता है, चक्कर आ गए तो कार कौन संभालेगा? कथ्या, भाई सा, हमें अच्छी ड्राइविंग आती है। कायम उसे घूरने लगा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। जयसिंह, लाडो, आपके तीनों बच्चों को हम अपने साथ ले जाएंगे, आप स्वरा और राज सिंह एक कार में बैठा जाना, ठीक है? कथ्या, ये तीनों वैसे भी अपने पापा के भक्त हैं, हमारे पास नहीं आएंगे। कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अब वो क्या करे, सबके सामने कथ्या को कह भी नहीं सकता, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वो अपने तीनों बच्चों के साथ अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठना तय किया। कथ्या अपनी नई रेंज रोवर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आज उसने सलवार सूट पहने हुए थे, वैसे भी घर पर कोई बड़ा नहीं था इसलिए पहन लिए ताकि ड्राइविंग अच्छे से कर सके। कायम उसके पास आकर उसका सीट बेल्ट, कार के ब्रेक्स और बाकी सब कुछ अच्छे से चेक करने लगा और सीरियस होकर बोला, आराम से चलाना, हाथ जोड़ता हूँ, कोई लापरवाही मत करना। फायर। स्वरा मन मन मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर कायम बोला, क्या करे भाभी सा, आपकी ये नंद हमारी पूरी जिंदगी है, इसे संभाल कर रखना पड़ता है। फायर। स्वरा, जमाई सा, आप हो साथ तो लाडो के साथ सब अच्छा ही होगा। कायम ने हाँ कहा और बेचैनी से कथ्या को देखने लगा, तभी बैक सीट पर राज सिंह आकर बैठा और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, फूफा सा, काश आप भी हमारे साथ बैठ पाते, हम आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते। एनीवेज घर आकर बात करेंगे। कायम ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, हिस्ट्री पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, आप अपना ज्ञान थोड़ा एग्जाम के लिए बचा कर रखो राजा बाबू। फायर। सब हंसने लगे, तभी कथ्या ने कार स्टार्ट कर दी। ये देखकर कायम का जीव अधर हो गया और वो कथ्या की खिड़की के पास आकर बोला, ए सोना, हमारी कार के आगे ही रहना। फायर। कथ्या, हाँ हाँ, अब आप बच्चों को लेकर बैठो ताकि निकले हम। कायम ने हाँ कहा और अपनी कार के पास आया, तभी काकी सा अर्थ और आर्य को तैयार करके लेकर आई।
कायम उन दोनों को ब्लैक रोल्स रॉयस में बिठाने लगा तो दोनों का मुंह बन गया, जिसे देखकर कायम बोला, राणाओ, 12 करोड़ की कार को देखकर मुंह बना रहे हो आप। फायर अर्थ रंगू में बैठना है। आर्य, मुझे भी। कायम, रंगू नहीं, रेंज रोवर। बेटा, अभी पापा के साथ बैठ जाओ, वापस आते समय उसमें चले जाना। फायर दोनों चुपचाप बैक सीट पर मेधा और मेघा के पास बैठ गए और कायम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। काया को लेकर जयसिंह उसके बगल बैठ गया। कायम ने कार स्टार्ट की और हॉर्न बजाया, जिसका इशारा समझते ही कथ्या अपनी कार लेकर वहां से निकल गई। कायम अपने आगे चलती रेंज रोवर पर पूरी नजरें रखे हुए था। कथ्या बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही थी, जिसे देखकर कायम मुस्कुरा रहा था। पीछे बैठे अर्थ और आर्य मेधा और मेघा के साथ मस्ती कर रहे थे। वहीं नन्ही गोलू मोलू सी काया अपने मामा सा की गोद में आलस करते हुए बैठी थी। आज वो थोड़ी सुस्त थी और चुपचाप अपना एक खिलौना चबा रही थी। रह रहकर बगल बैठे अपने पापा को देख रही थी। आधे घंटे बाद ही कथ्या ने एक ढाबे के पास कार रोक दी। ये देखकर कायम बोला, ये औरतें चलती कम हैं और रुकती ज्यादा हैं। अब क्या हुआ आधे घंटे में ही? फायर कायम ने भी अपनी कार रोकी और कार से बाहर निकल कर बोला, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? कथ्या, भाभी सा को उल्टी आ रही है, सोचा यहाँ से फ्रेश होकर आगे बढ़े। आप काया को लाओ, एक बार उसे दूध पिला दूं। कायम ने हाँ कहा। कुछ देर बाद कथ्या एक सीट पर बैठ गई और गोद में नन्ही काया को लिटाकर उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अर्थ आर्य उसके इर्द गिर्द भागे जा रहे थे। कायम और जय वॉशरूम गए हुए थे। स्वरा अपने तीनों बच्चों को कुछ सामान खरीद कर दे रही थी। तभी अर्थ ने अपना कलावा खींचकर हाथ से निकालकर अपनी जेब में रख दिया, लेकिन इधर उधर भागते हुए गलती से वो कलावा कहीं गिर गया। कथ्या अपने बच्चों को प्यार से देख रही थी। तभी उसकी नजर अर्थ की कलाई पर पड़ी तो वो गुस्से से बोली, अर्थ, इधर आओ, अभी बताती हूँ। पाउटिंग अर्थ भागता हुआ उसके पास आकर बोला, क्या हुआ सोना? आई एम सॉरी। कथ्या उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, कलावा कहाँ गया? मना किया था ना, फिर भी सुननी नहीं है। अभी मैं बजाऊं एक कान के नीचे। पाउटिंग अर्थ ने अपने कान पकड़ लिए और बोला, गिर गया सोना। कथ्या उसे घूरते हुए अपना कलावा खोलने लगी, लेकिन खुला ही नहीं। ये देखकर वो चिढ़ते हुए बोली, कितना टाइट बांधा है आपके पापा ने, खुल ही नहीं रहा। कथ्या उसे खींचने लगी तो वो टूट गया। ये देखकर वो गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उस टूटे हुए धागे से कुछ हिस्सा लेकर अर्थ की नन्ही सी कलाई पर बांधा और बोली, अब नहीं खुलना चाहिए वरना। अर्थ ने तुरंत उसके गाल चूम लिए और खेलने चला गया। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर कथ्या ने सुकून की सांस ली और कुछ देर बाद वे सब वापस निकल गए सफर पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।